सुबह गाली मन गाली दे आप ये मत मैं तो चल रहा ये तो छुट्टी पे है सुबह आया ना 7:30 खाना खाने काम तो हर बार से टेंशन हो जाती है तुम जो बोल रहे हो पूरे कर दो और मेरा तो टेंशन हो जाती है तो ठीक है अगला सुबह 7:30 बजे वापस गए नहीं तो घर वाले कह दो अभी रोटी खा ले आते मन की कर रोज तो गए शाम में क्यों कर सुबह गाली मन गाली दे आप ये मत करो राजी रखो बहन के लिए बड़ी राजी है कहीं ना मार्केट है माला में तो लड़ाई आंसर क्या पड़े खाद ना पड़े हमारा ये ले बिल्कुल भी आसान बिल्कुल तो नवा के शिवाजी के मेरे घर के पास में रहती हाँ मैं तो बताऊँ किसी को तो खुद ही बता देता है बात तो नंबर तो कर दिया था मैं बताता हूँ तो आप प्रीति दे नंबर दो ठीक कर दो प्रीति ना कर दो बस प्रीति कर दो तो वो तो कह रहा हूँ ना वो तो साइन करो बस बाल तो वो ना बाल क्या बोलिए क्या बोल दो ये मुकुल में 6 प्रैक्टिकल 20 लड़का प्रैक्टिकल करा दिया सेकंड में 6 ही है 6 प्रैक्टिकल तो मेरा था ले तो बहुत है ऐसे दिन से बोलते हैं मैंने जानना नहीं बता सकती हूँ ये नैन को बता रही है नैन बात में तो वो पूरी ठोको भाई वो रोटी सुनो ये रोट काम काम तो क्या है कितनी तैयार है तो बहुत दिन बाद वेट कर लूँगा सर बड़े लोग हैं वेट कर लूँगा 30 स्लाइड मेरे पास राइट की लोग सुबह करें नीचे दरगह नहीं आएगी सेम से भेजा बना पका दोनों पीपीटी वो बड़ी मुश्किल से 30 स्लाइड हो गई उसमें अभी नहीं बना ना ये पूरा पीपीटी का कंप्लीट कर लिया समस्या दोनों को दोस्त है ना बढ़िया था बढ़िया स्लाइड मजा भी आया मैं तो मेरे क्या नहीं बनेगी तो वो स्टार्ट नहीं थोड़ा सा बताते हैं थोड़ा सा लेकिन इतना है नहीं क्या देखो है नहीं हर बच्चा की जरूरी चीज जानो है नहीं वही डाउन करता पानी आपको ये रिसर्च साइट है यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इंटरनेट पे है सब कुछ मैं एक दिन पहले याद है तो फिर आपका एग्जाम भी आरसीबीएस में 9 बोर्ड की वैल्यू फिक्स रहेगी आज से कितनी लगती है मल्टीपल 9 बोर्ड की बहुत है पर्सनल बोर्ड फिक्स और डबल बोर्ड छोटे सी बैटरी है बैटरी मान बैटरी अलग अलग डब्बा है सामने प्रोफेसर देखिए भाई तब तो नहीं भिजवाऊंगा फिर बाद में कहेंगे यार भाई साहब हाँ नंबर है काफी भीख मांगा है काफी फिक्स बना दे अभी जितना शायद दो में ना है डिप्लोमा 2 है कि नहीं है देखो एक तो इसमें देख सर भाई डिप्लोमा नंबर ये है मेरा टाइम वेस्ट मत करो मैम ठीक है ना एक तो इसमें है नहीं नहीं है
एक सियारो ला रहे एक सियारो नहीं बैठी था फोटो बबला दोनों एक सियारो नहीं बैठी नहीं होता है सियारो में बैठी मिला नहीं ना अरे सियारो में बैठी बहुत बहुत है ये ना कोई अरे बैठ में जब हम छोटे वाले एक सियारो लाना है हम लोग और नहीं जोड़ते और नहीं और वाटर लगा दो चार पे मुझे लगा दो दो दिन में काम आ गई तो चार पे मुझे लगा देता है जा तो दिन में आप से लगा दो मैं डाल के लगा दो अच्छा देखे एक बैटरी देखते हैं इसे लेने तो अच्छा है तो लेने तो हम देखते हैं जाना है ना, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अच्छा से बात करो हेड सर का मेरे को पता नहीं, हेड से भी कर ली मैंने, वीसी सर से भी कर ली मैंने, डीन अच्छा है बात करो, कोई बात नहीं। अरे मैं बात कर लूँगा इनसे, अरे लेकिन मतलब पता कर लो तो बंदा गुरु को मतलब बता दे तो कोई नहीं छोड़ा सही है ना तो कोई नहीं। ओके हां यहाँ तो चलो बैठने क्या हुआ? आप आए थे? क्या हुआ मैडम की इनकी कुछ बात हो रही थी अच्छा नहीं सही है क्या हुआ क्या नहीं लाएगा तो सर मैम ने बताया आप आए होंगे तो। मैडम कह रही थी कुछ बोल रहे हैं हाँ क्या बोला मैम ने? लेफ्ट से बात मैम ने बोला ये नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ मैम जहाँ पे होगी मैं आपके साथ बात कर लूँ। मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, लेफ्ट से बात मैं सुन ही रहा हूँ। और कल एग्जाम में तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड करें मैडम बिल्कुल करिए सर, मैं कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक आपको क्या चीज़ क्या बात नहीं मैम क्यों गई है यहाँ से उठ के और आपको भेजने का क्या कारण है? नहीं मेरे को आगे शिकायत की है वो बच्चे अंदर घुस के लैब में आंसर बोल रहे अच्छा वो बात मेरे को अंदर घुस इसलिए के, मैं आया। नहीं अंदर घुस के क्या किया मैंने? बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो क्या मैं तो बातचीत कर रहा था मैम, आप बातचीत चाहते क्या ये बताओ क्या चाहते तो मैम को बुलाइए, सामने ही बात करेंगे ना सर, फिर क्यों वो क्या आप कहेंगे तो मैं चल लूँगा, लेकिन मैम वहाँ पे होगी। ऐड के डिपार्टमेंट वो उसका है मैम है वहाँ पे, मैम है वहाँ पे। हाँ ठीक है। अब वो देखे ना तेरे मैम नहीं हुई तो मैं वहीं आके बैठ जाऊँगा सर, मेरे को बात करनी है। यहाँ तो चलो बैठने नहीं देंगे, ये लैब है समझे ना, और यहाँ प्रैक्टिकल साइड होंगी ये लैब है, मेरी एग्जाम की वजह से यहाँ पे गालियाँ भी खाई, तेरे मेरे को सब पता कुछ है। होगा सब हाँ, कुछ होगा ठीक है मेरे को तेरी जिससे जो भी कंप्लेंट अच्छा जी, आप चलिए। लिख के नहीं करना मैम ने ये बोल दिया। ठीक मैडम आप अपना लैब में जो काम करना करो। आप क्या करना है? साथ में क्या चलेंगे ना? इनका क्या काम है बोल, इनका है ना बिल्कुल, क्या काम है? तो फिर इनके बस क्यों आए हूँ, काम नहीं है तो मैं। अरे इनका जो है तो लिख के में मुझे दे दे यार, किसको जो भी लिखे? लिखे एचओडी सर को कितने महीने पहले लिख के ठीक है दिया तो था? हेड को डीपीसी के पास वीसी चले सर जाओ। के पास गई थी, फिर उसी को VC के पास चले जाओ। डीन सर को लिख के दी थी, कैसे कैंसिल कर दी? डीसी के पास चले जाओ और VC क्या के चले पास जाओ? बोलो। वीसी के बाद पुलिस एप्लीकेशन थी मेरी, यहाँ से डिस्पैच नंबर दिया था, एप्लीकेशन क्यों गायब कर दी यहाँ से? मैंने ना वो परसों आकर हेड से बात कर लेंगे। हेड से बात कर लेना, मेरे को करनी लैब के अंदर है। नहीं जाएगा आप कर लो फिर, कुछ करना यार है मैं अभी पुलिस लाके फोड़ो को ध्यान आप पुलिस को बुला लो, एक मैं तो अभी मिनट जाके आया हूँ सुन बगल की कोठी यहाँ पे। 1 मिनट लगेगा। आप सर 10 मिनट लगाइए। एक मिनट। ये उंगली क्यों दिखा रहे हो मुझे आप? नहीं लैब में नहीं जाना। तो लैब में तेरे क्यों को जा जो रहा है है? वो- लैब में क्या गाली देख के आया हूँ, क्या नहीं, नहीं, गाली नहीं, नहीं, कोई अगला काम कर रहा होगा भाई, अब कोई जाएगा सर तो मेरे को तो एग्जाम के बीच में डिस्टर्ब किया हुआ है, वो तो कुछ मायने ही नहीं रखता था। तेरे कौन से एग्जाम में डिस्टर्ब क्यों नहीं किया हुआ है? किसने? आप बताइए। मैडम ने कर दिया। मैम ने किया है, आरजे संघवा सर ने किया, बताइए आप बुलाइए सामने, मैं अभी पूछवा दूंगा। अरे सुन ले। एचओडी सर से बात करिए। तूने लिख के दे दिया ना बेटा, किसको लिख के दिया ना किसको तूने? लिख के दिया? इनकी कंप्लेंट लिख के दी ना? लेकिन किसको? तूने हेड को लिख के दी ना लिख के? रुको रुको एक मिनट, फिर हेड ने वीसी को भेज दिया ठीक है, अब तुम्हारा मैटर चल रहा है। मेरे को नहीं पता हेड सर ने एचओडी सर ने भेजा कि नहीं वो भेजा। यहाँ पे कोई लेटर नहीं रोकते यहाँ फॉरवर्ड पे कर देते सर VC को। वो लेटर मेरे को पुलिस कंप्लेन के लिए देना था, वो लेटर यहाँ से गायब क्यों कर दिया? कौन सा मेरे को दिए ही नहीं मेरी एप्लीकेशन वापस, मेरे को तेरे पुलिस को ने दे दी। एप्लीकेशन बेटा तूने तेरी कॉपी रखी होगी ना, तो वहाँ मिल मेरी बात सुन ले, तेरी कॉपी रखी तूने मेरी कौन सी? दो मेरी कॉपी सुन ले, ओरिजिनल। मेरी बात सुन ले, तूने शिकायत लिखी उसकी एक कॉपी तेरे पास होगी ना,
लैब में क्या काम है? लैब में मैम से बात करनी है सर, बीच में ही रुकी थी। एग्जाम चल रहा मैम से कोई बात है, नहीं एग्जाम में करनी। डिस्टर्ब मत कर। इसमें मैम मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैम हूँ से सर। इसमें कोई बात मत कर, क्योंकि और अगर लिखना है तो एक और लिख के दे दे। आपने तक मुझे गाली दी थी, आपको पता है, आप मुकर गए। तो वो भी लिख के दे दे। मैंने वो वो जो लिखना लिख दे यार। जो लिखना है जो नहीं, लिखना लिख दे। जो लिखना नहीं है मैं सही लिखूंगा। अरे जो लिखना लिख दे। मैं क्यों गलत लिखूंगा किसी के तो बारे मैं में? करूँ क्या करूँ? मैं उन चीजों को हेड आके भेज दिया। ये मुझे नहीं पता आगे क्या क्या मैं action यहाँ हो आ रहा रहा हूँ, मेरा है? पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, पुलिस कंप्लेंट हो गई तो। लेकिन मैं क्या इस चीज के लिए नौकरी करूंगा कि आगे के ऐसे लोग आएंगे और इस चीज के लिए आगे जाऊंगा मैं? तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं पता भैया। ठीक है? आप करवा रहे हो, मैं कर नहीं मैं रहा कुछ हूँ। नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कुछ अब कर तो रहा यार हूँ। डिस्टर्ब मत करे। मैं क्यों बुलाना है आपको, मेरे को ये बताइए। मैम को तुमने क्या पहले बताओ। मैंने At present you are not the student of this university. हु टेल यू दिस? I. आप कौन होते हो? एचओडी सर के अलावा Today I am HOD. HOD आप वो एचओडी ठीक है। एप्लीकेशन लीजिए। हाँ, लिख के लाओ, लिख के लाओ। लिख के ना तो लिख के लाओ एप्लीकेशन मैं मैम को लिखूँ। बुलाइए, सामने लिखेंगे। मैम के पास बात करने की जरूरत नहीं। बेटा सुन मेरे से बात करने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन देनी है तेरे को। मैंने आपसे बात करी, आपने एचओडी का मना कर दिया, हाँ एचओडी नहीं है तो मैंने तो कहा ये कह रहे एचओडी हाँ, हूँ। मैं चार्ज नहीं नहीं HOD होते हैं। मैंने कहा एचओडी नहीं है। जो HOD नहीं होता चार्ज है, किया, चार्ज इंचार्ज होते हैं ना, हाँ, हाँ, चार्ज दिया। इंचार्ज होते हैं। तो ऐसे डीन सर के भी इंचार्ज होते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दी गई थी, वो मेरी एप्लीकेशन ली नहीं बेटा गई। देख डी यहाँ मत से हटा। किसी ने बोला सुन मैं अभी मिल के आया इनसे बैठा। वो अभी डीन मिल के आपको आया। भेज ही दे उस समय। मिल के आया अभी वो बैठा आज की हुआ। डेट फिर अभी बैठा मैं मिल के आया अभी जस्ट। छात्र नहीं है। मैं सर किसी ये भी स्टूडेंट को चीज़ परेशान है। नहीं करना चाहता, किसी भी एग्जाम टीचर चल को, रही मेरा कोई है। मोटिव मेरी नहीं बात है। सुनो, अभी आप अच्छा, एग्जाम में थोड़ा समझो, डिस्टर्ब समझो। कर रहे हो। एक एप्लीकेशन एक फोन भी कर दिया ना कि आप राजकार्य में बाधा पहुंचा रहे हो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मेरे को तो हो जाएगी। तेरे को जो लिखना है ना वो लिख के मैं दे। सर 8 महीने से लिख के दिया है ना मैंने। ऐसा कौन कह रहा है कि लिख के नहीं दिया? ये सर हैं, ये सर हैं, किसको नहीं लिख के दिया? नहीं तो अब वहाँ मैं जाके कितनी बार लिख के दूँ उस चीज को? तो अब वहाँ जो जाके चीज खड़ा हो है जाएगा। जो एक काम कर, मान लिया मेरे से आपने कही कि बीसी मेरे साहब को के बताओ, ऑफिस जाके बैठ गए। मैंने तो बता भाई दिया साहब आपको। आपने क्या किया? हम्म? बीसी साहब क्या मैंने ये सब कंप्लेन नहीं लिखी, आपने क्या किया? सीधी बात है नहीं यार। डीसी सर भी तो चेंज हो गए भाई ना। साहब तो वो अपने आप करेगा ना सारे निकालेंगे कागज। चेंज होने इसके उत्तर स्टाफ आदमी वही है ना। आदमी चेंज हुआ स्टाफ तो वही है ना इसी बेटा। तो वही रहता है ना। आदमी तो बदल रहे हैं उसमें, स्टाफ तो वही है उनको ना। डिस्टर्ब मत और करो। एक चीज अभी मैम ने क्यों बुलाया आपको? मैंने तो ऐसा मैम को कुछ कहा ही नहीं अभी। आपने पहले कहा बात कि यू आर इलीगल, योर एंट्री इज इलीगल भाई बिकॉज यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आप है एट प्रेजेंट। स्टूडेंट है आपको वो एग्जाम understand हॉल this? में जाने की जरूरत नहीं है। चीजों का समझा करो। हो जाएगी तो समझ। और सी इज लेडी लेडी और तो किसी जेंट्स का है। नहीं, उसको इस तरह से किसी को अलाउ नहीं कर सकते हो। तो लैब में कोई भी अंदर आ जाए पूछ भी गया था। नहीं, ठीक है मैं क्या उन्होंने देखा अगर बच्चा होगा मेरे स्टूडेंट कोई पूछ रहा होगा प्रॉब्लम बताओ, बट उसके बाद तुमने दूसरे की बात की, सुनो उसके बाद दूसरी बात की तो उन्होंने आके कंप्लेन कर दी और इसका देखना सॉर्ट आउट आप करना मेरे को है। क्लास से बाहर लाए थे कि ये बात मैम के सामने आप करोगे, वो तो बात क्या हुई? प्रॉब्लम जिसने क्रिएट करी वो बीच में से निकल अरे गए। मेरी बात आपकी सुन ले, बहस होती तू है। सब पास्ट की बातें कर रहा है। मैं कोई बात अभी नहीं कर करंट रहा में तेरे कुछ आएगा, हूं। आपके पास में मेरा फ्यूचर और पास दोनों ना बड़ा चल तू कुछ बड़ा खराब कर दिया। तूने लिख दिया ना, ठीक है, लिख दिया ना, क्या लिख दिया? तूने कंप्लेन लिख के दे दी ना, करता हूँ बात। अभी तो उसमें मत जा। तेरी जो जो भी चीज है ना बेटा समझो समझा। आप ये बोलिए मैं एग्जाम तक वेट कर लूंगा, आज ही करूंगा, बात करके जाऊंगा। मेरे पास ना तो रुपए है ना इतना टाइम है कि रोज जाऊं। 1.5 महीना मैडम से क्या बात है तू मुझे ये बता, मैडम से प्रॉब्लम क्या है तुझे? आपको मैडम से ये क्यों बताऊँ बताऊं? मैं आपके सामने बात कर लूंगा, लेकिन आपको क्यों पहले बताऊं? मैं जो तेरे को पूछूं तू मुझे बता। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? प्रॉब्लम तो बता क्या है? मैडम ने तेरे को कुछ कहा? मैडम ने तेरे कॉपी खराब की, क्या किया? क्या और आज तू साल भर तो तू स्टूडेंट भाई ही नहीं है। लैब में जाने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ना मैं नहीं, बाहर मैं वेट वेट कर तो लूंगा क्यों एग्जाम बोलूंगा? खत्म होने तक। मैं कह रहा हूँ वेट तो नहीं कर नहीं, मैं लूंगा। मैडम को भी इधर क्यों बोलूं? क्या काम? तेरे को क्या प्रॉब्लम हुई जो तू लिख के मुझे बता, मैं अपने मैडम से मांग मैं लूंगा। मैडम के पास जाऊँ नहीं, यहाँ पे कोई गलत करे तो मैं यहाँ वहाँ जाऊँ गलत तो क्या हो रहा है तेरे सामने? तू यार लिख के दे, तेरा लेटर फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, इससे बस। ज्यादा कुछ नहीं। आप पहले सर, तो आ- आप ना खत्ताराम सर से वो लेटर ले लीजिए, मेरे को भी ठीक है, चाहिए। अब मैं तो दे दिया सुन, होगा, नहीं, सुन आपको सुन दिया यार। ए बेटा, आपका नहीं सर, मैं वो सुन मेरी बात आपको भेज दिया एक हफ्ते बाद ही आया सुन। था, वो लेटर मेरे को दिया नहीं। आरएस मैडम को देना था, सुन, वहाँ पे तक उनको बुधवार को आगे सुबह बढ़ाया। आ जाएंगे। वो सुन, एप्लीकेशन बुधवार को देगा सुबह आ ना, जाएंगे। वो बुधवार को बढ़ाते हैं आगे उसको। मेरे को सर नंबर दे दीजिए, मैं क्या बात करके आऊंगा। मेरे को जो उस पे वेबसाइट पे भी नंबर है वो काम नहीं करते। मैं यहाँ पे आता हूँ। नंबर तो वही है बेटा, एक ही नंबर है, मेरे उठाते पास नहीं भी होंगे, नंबर है। वो उठाते नहीं वेबसाइट होंगे, पे दूसरी नहीं बात नहीं जाता। है। बाकी वेबसाइट नंबर तो वही नंबर है। भी होंगे, कॉमन नंबर हमारे जिनके भी है ना, मेरे भी नंबर वेबसाइट पे डाले हुए हैं। सब आप पे डाल। ऐसा सोचे मेरे को यहाँ पे बहस करने आता अरे हूँ? बहस नहीं करना बेटा, ना तेरा टाइम खराब कर ना मेरा टाइम खराब कर। मेरा खराब हुआ दोनों का है। टाइम खराब नहीं करना, समझ तू भी और समझ हम भी। अभी तू डिस्टर्ब मत कर, उनको एग्जाम देना। अब तू कहीं सर्विस कर रहा है तो सर्विस कर ले बेटा, वापस जा। और कहीं आगे पढ़ी करा कहीं स्टूडेंट है तो वहाँ जा, इसकी कोई जरूरत नहीं। पर बेटा इस समय देखो लैब में जाके इस तरह की आज ये करने वाले लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, उसके बाद कुछ बच नहीं जाता, कोई बात नहीं। है ना? यार तू पहले दिन से ही तेरे को कहा कि अभी ये कुछ नहीं होगा, तो कहीं जो गलती थी यूनिवर्सिटी की गलती थी,
यूनिवर्सिटी की थी तो मैं वही ना पाप की थी और नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। तो आप कितने की है यूनिवर्सिटी की गलती थी। तेरे को पहले दिन फर्स्ट डे मैंने बता दिया था, सारा डॉक्यूमेंट चेक करवा दिया था तेरे को, उन्होंने भेजा ही नहीं लिस्ट। कैसे एक हो? साल फर्स्ट ईयर में पहले ख़राब किया, यहाँ 2 साल, 1 साल ख़राब होने के बाद बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपको पता है ये सब चीज़। वो तो मैं चेंज होता ही है इसमें, अपना अब तो है ना, यहाँ डिस्टर्ब मत कर। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ। मैं क्लास अभी मैम है को ना, मैं लास्ट पुलिस केस हो जाएगा ना, तेरा लाइफ खराब हो जाएगा। मेरे लाइफ तो वैसे ही कर चुके हैं, इनको और करने दीजिए, पूरा कर लेंगे ना सुकून मिल जाएगा इनको। मैं तो इतना बोलूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं उनसे मत लो। ऐसे कैसे बोल दिया मैम ने आके कि मैं कुछ कर रहा था उल्टा सीधा, सर को जाके बोल दिया, इसका मतलब तो यही बनता है। नहीं उन्होंने जो कहा कि भाई मैं अंदर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बात करने के लिए बोला। ऐसे कैसे किसी वो चीज़ क्यों से बात करेंगे आपसे? क्यों बात करेंगे? तो फिर मेरे साथ गलत करेंगे तो फिर उसका जवाब कौन देगा? मैंने तो वहाँ हायर मैं तो अथॉरिटी- एप्लीकेशन भी नहीं देना चाहता था। हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट कर दी तुमने? हायर अथॉरिटी भी तो सर, बीसी को कंप्लेंट कर दी ना? हाँ बीसी ने इनसे जवाब मांग लिया। बीसी ने कहाँ जवाब मांगा? जवाब मांग लिया, जवाब भेज दिया, तेरे को पता नहीं है, तेरे को हमारे ऐसे जवाब है ना, भेज ये दिया। कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल करके उस दिन पहले दिन से करे थे ना, मुझे पता था कितना भेज कॉन्फिडेंशियल लेके आया। भेज दिया वो तेरे को थोड़ी बताएंगे उसमें। मेरा खराब करके खुद बैठे हुए आराम से, इसलिए वो यार माने तो है। एग्ज़ाम है ना मैम आपका, स्टूडेंट्स आएंगे, एग्ज़ाम है ना, डिस्टर्ब हो रहे आप, यही कह रहे हो? कुछ जवाब तो दोगे मुझे, या फिर वहाँ जाके अरे हमारा रेल सेट कर रहे हैं, स्टूडेंट आए बाद क्या होता है? अभी सर को वहाँ पे आप क्या जाके कह रहे थे, मैंने कुछ यहाँ मिस नहीं पढ़ दिया क्या? अब दूसरे आदमी जाके बोलते इसका मतलब क्या होता है? आप जो कंसर्न है टीचर उससे बात करें। आपको इससे प्रॉब्लम है, मैंने सबसे कर लिया। हेल्प करने आप छोड़ो, मैंने आपको मना नहीं किया। आपको जिससे भी हेल्प करने आप जाओ। आप ये क्या कर रहे हो? अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बात कर रहा हूँ ना मैं। जब मुझसे बात नहीं करनी, आप क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात नहीं करनी, आपको जिससे भी हेल्प करने आप जाओ। भाई तेरे को यहाँ पहले भी कहा और अब फिर कह रहे आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मैं बहुत दूर हूँ, मैं मान रहा हूँ, आप सहायता करो। अरे बुरे हो अच्छे हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? फिर बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बोलना है आपको, मैं आप सहायता करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाओ, मुझे ये बताओ कितनी बार करनी है ये शिकायत? ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरी तो नहीं। 8-9 लोग हैं यहाँ हो जाते हैं, फिर वो साथ में आते नहीं, तो फिर वो चीज़ है। ये सारे टीचर आके कि ये है वो है। चले जाता सर, यहाँ पे वेट करता हूँ। तो हो गई ना बात, अब इन्होंने कह दिया कि आपको शिकायत करनी, कर दो बस। अब क्या चाहते हो आप, ये बताओ यार। मैं कर लूँगा ना मैम से बात, 2 मिनट में खुद ही कर रहा हूँ, मेरे पास अभी पूरा दिन है। 1 घंटा सबके लिए बराबर ही होता है सर। बराबर नहीं होता, निकलने के लिए तो 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, और जो काम करता है उसके लिए बेचारे पर ये डिसाइड कौन करेगा कौन निकम्मा है, काम का है? वो हमें पता है। तो वही बात है ना सर। और कुछ पूछना तो पूछ ले यार। करने दो ना मुझे। हाँ इसको मैं तो निकम्मा हूँ ना, पूछ ले अब। एज अ गार्ड है ना। अभी मेरे को ये बता दीजिए, आपके हस्बैंड ने ही बोला था ना, मैंने वो सारा तो कर लिया जो उन्होंने कहा था, पुलिस केस कर ले या वहाँ कर ले, बात सब कर लिया मैंने। तो उस दिन भी सर को कह दिया था कि ये चीज़ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे जो बात है मेरे को डायरेक्टली वहाँ पे करवा दीजिए, सबकी जो भी जिन्होंने किया है हुआ नहीं, आप उनसे ही बात करवा दीजिए। मैं आपसे बात करना मैं खुद ही नहीं चाहता, मेरे को करनी नहीं है।
ये आप कर देना, ठीक है। ये नंबर ब्लॉक करके वो जो आपने कर दी, नंबर ब्लॉक करके कहाँ चले जाते आप? मैं नहीं आ सकता था कि यहाँ पे, इससे अच्छे बोल ही देते मुझे फ़ोन मत करो, डायरेक्ट एड्रेस से बात कर लो वहाँ पे। और उस दिन मैंने तो आपको फ़ोन किया, आप हस्बैंड को पकड़वा के क्या साबित? बहुत प्यारी सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। एक मिनट मेरी बात और सुनो। क्या क्या बोले थे आप? एक- आप क्या क्या बोले? ऐसे बोलते हो? कितने कितने जनों ने बोला आपको ऐसे पहले? क्या? कितने जनों ने ऐसे बोला है क्या? मेरे अलावा ये चीज़? किसी किसी ने नहीं बोला। आप सर को ऐसे बोल सकते हो जैसे मैंने बोला है, बिना रीज़न के। मैंने मान लिया ना, मैं बहुत बोल मैंने आपके साथ बहुत लगाते हैं। नहीं। अब आपको हट जाना कौन भुगतेगा? अरे शिकायत लिख दो और ज़्यादा इनको भुगतना है, शिकायत लिख दो। वहाँ गाली अब क्या लेने गई फिजिक्स लैब में, क्या गालियाँ दी फर्स्ट ईयर में? छोड़ो आप उस चीज़ को। आप आलो। आपको कोई बात ही नहीं है। तू ठीक है, मैंने तो क्या कहा? आप मैंने तो क्या कहा? आप एप्लीकेशन लिखिए। क्या मैं इसलिए लूँ? मैं किसलिए लूँ? तो फिर कौन लिखेगा? तू लिखेगा तेरे कम लेने तो। आपको देंगे लिख के? लिख के देते ना हेड के नाम। और परसों हेड आएगा, हेड अभी देखेगा। किसको किसको हेड करके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स डिपार्टमेंट में कम लेने को का चाहता हूँ जिसका नाम लिखा नाम नहीं लिखा जाता है। हेड डिपार्टमेंट और प्रोफेसर के आर पटेल हेड। इसको खड़ा रहने किसी दो। का नहीं, मैं अभी नहीं, 2 मिनट लगेगा। अरे खड़ा रहने दो आप। है तो खड़ा उधर रहने दो, एग्जाम चल रहा है, मैं उधर आके बताया था कि एक बार उधर एग्जाम देख के आए, मैं अभी भेजू सर इधर। 2 मिनट लगा, मैं फोन करूँ 1 मिनट में। क्या मैं समझ नहीं गया? समझा तो समझता नहीं कोई बात। सर मन में क्यों रख रहे हो फिर? मैं तो एक बात समझाता हूँ, कैरियर का सवाल है तेरा। समझाता हूँ, सीधे समझा मेरा करो। career तुम्हारे तो- टीचर है, तुम्हारे गुरु है, बड़े है, सब कुछ मेरा है। career और तो- तुम्हारा अच्छा समझते हम, तुम्हारा बुरा नहीं करते कोई। मेरा कैरियर तो देखा मैंने तू कितना। मेरे को जानता है? अच्छे से जानता है कभी? देखा मेरे को पहले? बड़ा रिकॉर्ड खराब है सर आपका। मेरा रिकॉर्ड करा बड़ा दो। खराब रिकॉर्ड है आपका। चलो और ठीक है। बढ़िया। और क्या है? बड़ा खराब और मेरे बारे में क्या है बोल? और बोल मेरे बारे में क्या क्या है रिकॉर्ड? आपने एक तो एग्जाम के दिन गाली क्यों दी थी? कौन सा एग्जाम में नहीं दी? एग्जाम क्या वो क्लास की ड्यूरिंग? कोई गाली नहीं दी। कोई गालियाँ नहीं दी। हाँ, और जो तूने जो लिखा गाली दी, तो लिख दिया ना? एक मिनट। तूने लिख दिया मैंने कंप्लेंट? गाली दी। तूने नहीं, मेरे कह रहा हूँ। तू मेरे कंप्लेंट लिख दी ना, अपना कार्रवाई हो जाएगी। बस फिर तेरे ये डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे रोज। कार्रवाई हो जाएगी हो जाएगी, जो वो जाके पूछ वीसी से। तो अभी क्यों समझे ना? नहीं हुई थी? वीसी से आके पूछ, मेरे से नहीं। मेरी एप्लीकेशन तक वहाँ कौन सी नहीं यहाँ पे गई भेज दी, यहाँ से फॉरवर्ड कर दी। वहाँ पे भी से 6 महीने ज्यादा हो गए फॉरवर्ड किया, जब तूने दी ना उसके दूसरे तीसरे दिन भेज दी वहाँ पे। वीसी ऑफिस यहाँ हम नहीं रोकते कोई, हमारे क्या करना है रोक के? हमारा कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव जाने, हमारा काम टीचिंग करने का है, हमारा काम ये नहीं है। हम यहाँ से भेज देते लेटर आके। वहाँ जाके तेरे को चीज समझा तो समझा कर चीजों को, अरे तेरे को गलत चीज नहीं कहता कोई। कि हेड साहब अभी इस हफ्ते नहीं मिलेगी। तो बुधवार को आके मिलने वो 2 दिन गए बाहर आउट ऑफ स्टेशन है, इससे ज्यादा और देर क्या है? रह जाए तो रह जाए, कोई काम के हुए। अब मैं तेरे को समझा रहा हूँ, कल सुबह प्रैक्टिकल है, बैग सेट कराने वो करने, तुम फिर जाके वो अंदर घुस गया, फिर वो बात करो उससे। काम के साथ जब मैंने मना किया मैडम से बात ही नहीं अरे करनी यार, थी, फिर मैडम से बात ही नहीं करनी ना। मैंने बोल दिया ना, बाहर वेट कर लेता मैं आपको। अरे बेटा मैं तेरे क्या कह रहा मैडम क्या हूँ? करेंगे? ये पूछा मुझे कि आपको इसके सीधा आगे अंदर आया बोलना कि बोल नहीं, दे। बता दो। तू सीधा अंदर आया पूछो मैम से, मैंने तो नहीं आया अंदर सीधे, तो कहाँ से आया? मैं तो नॉक करके पूछ के आया। पूछ के आया। फिर तेरे को कहा जो अभी बात करनी सेकंड होती टाइम में है, क्या, चला सेकंड टाइम में तू पूछ के आया इधर, अभी भी सेकंड टाइम पूछ के आया इधर। मैडम का आ जाओ, आ जाओ। नहीं यस प्लीज कम किया था मैडम ने, मैं ये बोल दूँ, ये बोल दूँ। तो आप मैंने तेरे को क्या कहा था कि तेरे को जो भी है तू मुझे लेकर चलता, मैडम को डिस्टर्ब मत कर, काम करने। तो ये फैकल्टी को डिस्टर्ब ये जो वर्क तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। जैसे और मतलब हमने- सर मैंने क्या गलत किया अभी? बेटा कुछ नहीं सुनेगा, कल सुबह आता है, ठीक है? तुझे पता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है यहाँ पे सर सारे- मेरे जैसा सुन ले। स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इतना यूनिवर्सिटी का साइन कर लिया, आएगा भी नहीं यहाँ पे। अच्छा तो मुझे ये तो मत तो बहुत बड़ा बताना कि बात है। स्टूडेंट का नुकसान हो गया और वो नहीं आप मुझे किसी समझा अभी मुझसे स्टूडेंट ज़्यादा है किसी नहीं, का अभी नहीं कोई होगा। स्टूडेंट है ही नहीं, ठीक अभी है। कोई स्टूडेंट है ही नहीं मेरे यहाँ। अभी टीचर केवल लैब सेट करते हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिकल लगाते हैं यहाँ पे, कल एग्जाम देने आएंगे बच्चों को, इंस्ट्रूमेंट चाहिए सर, समझ, तो सारे चेक करते हैं, शिकायत करो इनकी। ठीक है? किसको करनी है सर शिकायत? और तू यार शिकायत लेकर मत सो, तू उठ बेटा, क्या अपने काम धंधे पे कर, अभी जा काम करा पहले, और किसको परसों अभी बुधवार को आ जाना, एप्लीकेशन लिखनी है और किसको देनी है ये बता दीजिए। हेड के नाम लिख के दे देंगे कारण। और फिर बीसी सर से वो कितने टाइम में आ जाती है ये भी बता दीजिए, आपको अंदाजा तो होगा ही। मैं यहाँ से 4 दिन में आएंगे हेड साहब, तो फॉरवर्ड कर देंगे हाँ। और उसके बाद जाके वहाँ मिल लेंगे, ये लेटर कर दे देंगे, फॉरवर्ड कर दिया भाई, तो वहाँ जाएंगे आप एक यहाँ से फॉरवर्ड हो, और बाकी वहाँ का काम है कोई, वो कितने दिन लगाते क्या नहीं लगाते, क्योंकि ऐसे यहाँ से नहीं किया, समझ रहे मेरे बात? फिर मैं वापस 3 महीने तक घूमूंगा। आपको 3 महीने 4 महीने चल रहे कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का, क्योंकि ये हमारा हाथ में है, हमारा हाथ में ये चीज़ें नहीं है, एक्शन लेंगे हमारा काम सर एटलीस्ट ना, एटलीस्ट ठीक से बनो सर, है ना? कोई बात ये दोस्तों गालियाँ देके कुछ नहीं होगा। हाँ चलो बेटा।
कभी एग्जाम के दिन, कोई कभी बात प्रैक्टिकल नहीं, के दिन, कोई ऐसा बात कुछ नहीं बोलिए था मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम ये मान लो बड़ा ने गाली दी, घी की नाली होती है, बड़े ने क्या गए उसको भी सुन दो, तो बड़ों की गाली घी की नाली। तो बेवकूफ भी है वो चलो, बड़ा, ठीक जो है, ऐसे उल्टा चलो, कोई बोलता है बात छोटे को, इतनी कोई समझ बात- उसको भी होती है कि छोटे से बड़ा मैं भी तू बड़ा है, तू सबसे मेरे को बड़ा होना ही नहीं है। तू सबसे बड़ा ओ है। भैया सुन होना मेरी ही बात, नहीं ए एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे मेरी बात सुन। चिल्लाओ मत, उंगली मत करो। हाँ यहाँ एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना, चिल्लाओ और मत। यहाँ खड़ा नहीं होगा, आगे जा। चिल्लाओ मत आप। हाँ तो एग्जाम चल रहा है अभी, ठीक है करवाओ ना फिर। हाँ तो करवाओ, तो तू कौन जोर जोर से रोक बोल रहा रहा है तो यहाँ सुन नहीं रहा बच्चों को। है? आप बोल रहे हो जोर से, मैं अरे क्या आगे बोल रहा जा, हमसे बोलो बच्चे यहाँ पे नाटक आगे जाए हूँ? करते हम हैं। करे तो नाटक ही है, थोड़े शब्दों का ध्यान रखिए, बड़े हो मुझसे। तो आगे जाके बात डिग्री का अपमान मत करिए जो दिए आपने। बेटा बेटा तू चल। चल चल आजा आजा बेटा, आजा आजा अपमान इसका। आजा बेटा, अरे आजा आजा तू अभी आजा। हाँ, पानी हाँ, पी ले। खाना करना ठीक ठंडा नहीं पानी है। पी ले, अरे ठंडा ये पानी आगे पी ले। मैं ठंडा ही हूँ। ठंडा पानी पी ले। धक्का क्यों दे रहे हो? आजा, अरे नहीं धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को बाल ले रहा हूँ, आजा बेटा डिस्टर्ब मत कर। पी लो ना मैं तू पानी, मेरा प्यास लगता है, प्यास लगती है ना, पी लेता अरे है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समझदार है। बस आजा, बस मस्त हो जाओ। मैं ऊपर एमएससी लैब में जा रहा हूँ, गिराज का फोन आया तो आप कितने बजे तक रुके हो सर यहाँ पे? कितने बजे तक रुके हो? एप्लीकेशन लिख के देनी है मुझे, कितने बजे ये तक? दे, मैं नहीं होगा ना तो ऑफिस में भी ले लेंगे, तू चिंता ही मत कर। वहाँ ले लेंगे ना। मैं सब ले लेंगे तेरे एप्लीकेशन से होने नहीं। ठीक है, ठीक है। अरे बबुला नाम देखा तो खुदा बबुला का नाम देखा हाँ देखा भाई अब ये रिकॉर्डिंग 411 है ना, 411। आप देखोगे कि मैं 18 अप्रैल तक घूम रहा हूँ आगे पीछे, और अब मैं के आर पटेल जी के पास में नहीं गया, मैं सीधे मनुस्मृति के पास में गया जिसने ये सारा किया धरा था, ठीक है। तो अब मैंने मैम से ही पूछ लिया उनकी क्लास में जाके कि आपके ऊपर कोई जांच हुई है, कोई सवाल पूछे आपसे? तो पास में रमेश जी उनके लैब असिस्टेंट थे, बैठे हुए थे, और तो ये क्या कह रही है कि तुझे दिख नहीं रहा हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा हम खाना खा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में खाना खाने आती हो मैडम? आप यूनिवर्सिटी में खाना खाने आती हो क्या? वो भी लैब, प्रैक्टिकल लैब में बैठ के। आपका जो घर होता है ना वो इसीलिए होता है कि आप वहां से तैयार हो जाओ, खाना पीना करके आओ, अच्छे से रात को सो, रेस्ट करो, वो घर इसीलिए होता है। किसी का भी घर होता है ना वो घर इसीलिए होता है, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए आप एक कह रही है यूनिवर्सिटी में, वो भी सुबह का टाइम, कि मैं खाना खा रही हूँ। चलो मान लेते हैं खा भी रही थी खाना, तो इसके बहुत सारे जवाब है ना कि बेटा रुक जाओ 2 मिनट, बाद में बात करते हैं, क्या बात है क्या नहीं। आप ऐसे क्या मेरे पे भड़क रही थी कि तो यहाँ आए क्यों है, जवाब नहीं देना है, ये नहीं है वो नहीं। मैंने ये यूनिवर्सिटी आपके खाना खाने के लिए तो नहीं बना है, और जो पढ़ाने के लिए वो देख रहे हैं मैंने आपने कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया, है ना। आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ से मतलब रहता था, महीने की 1 तारीख जिस दिन आपको पेमेंट आ जाए, सरकारी पेमेंट है ना। आपके ऊपर इंस्पेक्ट करने वाला कौन है? आपके हस्बैंड मुकेश चौधरी अच्छी खासी पावर रखते हैं, कोई आप पे जांच करने भी आएगा तो आपके हस्बैंड के अच्छे खासे कनेक्शन है, वो आराम से आपकी जांच को रद्द करवा देगा, है ना। बाकी रजिस्ट्रार वीसी इन्होंने कब इंस्पेक्ट किया है यूनिवर्सिटी को? कभी आके इन्होंने चेक थोड़ी किया है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है। ये शायद यहाँ आ जाते तो आपको खाना खाते हुए देखते तो शायद आपको भी 2 बातें सुना के जाते, लेकिन आता ही कौन है यहाँ पे? हम लैब में तुझे दिख नहीं रहा बैठ के खाना खा रहे हैं, वाह भाई, खाओ खाओ खाना खाओ, दूसरों की जिंदगियां खाओ, दूसरों के माँ बाप की जिंदगियां खाओ, सरकार का पैसा खाओ, खाने ही तो बैठी हो। अब भगवान ने कैंसर आपको कर दिया, अब इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराती हो? अब
अभी क्या करती है, 5-7 मिनट से मनुस्मृति वहीं बैठी है, खूब गप्पे मार रही है, हंस रही है, कर रही है, खाना खा रही है, अपना खाना भी खा लिया था इन्होंने, इतना टाइम नहीं लगता खाना खाने में, ठीक है बहुत, क्योंकि मैं जब गया तो ये लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, सुबह तो बहुत पहले ही कर दिया होगा इन्होंने खाना, ठीक है। तो अभी एक बार बैठे हैं, मौज कर रहे हैं अपनी। मैंने मैम को बोला मैम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आप जवाब दे रहे हो, मेरा आपके ऊपर क्या जाँच हुई है, आप ये बताओ ना। आपका ये जो KR पटेल जी कह रहे हैं कि जाँच हुई है, सब कुछ हुई है, कुछ हुआ भी है क्या? और आप अब आपने होगा ना कि मनुस्मृति मैडम ने बोला है कि आप हेड साहब से बात करो। क्यों बोला है पता है? मनुस्मृति अपने हस्बैंड को बोलती है आप HOD को ये सब बोल दो, वो लड़का आता है यहाँ पे वहाँ पे, मेरे पास नहीं आना चाहिए, दूसरे स्टाफ को भी बुलवा के बोल दो कि मेरे पास ना आए। तो कुल मिला के अब मैडम ने अपना एक सेफ्टी कवर बना लिया कि मेरे पास कोई आएगा मैं टीचर को बुलवा के लाऊंगी, बहस होगी इनके बीच में होगी, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी, ठीक है। मेरे पास ये आना नहीं चाहिए। दूसरी तरीके से गया मैं इस पर FIR दर्ज करवा दूंगी, ये लड़का मुझे छेड़ता है, मुझे फिजिकली टच करता है, कुछ भी, ठीक है। घर पे मैंने एक दिन फ़ोन किया तो इनके हस्बैंड मुकेश चौधरी फ़ोन उठा के बोलते हैं बेटा जो भी तुम्हारा मामला है ना वो तुम अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में बताओ या घर पे फ़ोन मत करो। तो मैंने उनको बोला सर मैंने तो मैडम को फ़ोन लगाया, आप क्यों फ़ोन उठा रहे हो? मैडम अपना जवाब नहीं दे सकती है क्या? बच्ची तो नहीं है ना मैडम, बहुत उम्र में है ना। तो वो बोलती वो जो भी है कि उसका जवाब हमने, तो मैंने कहा कि सर ये आपकी जो वाइफ है ना ये मेरा एग्ज़ाम ख़राब कर चुकी है, एग्ज़ाम के बीच में भी डिस्टर्ब करती थी, हर दिन प्रत्येक दिन क्लास में जब भी आती थी मोलेस्ट और टॉर्ट करती थी फालतू, इनकी वजह से मेरी थ्योरी क्लासेस लेना मुश्किल हो गया था, यूनिवर्सिटी में आना बंद कर दिया मैंने, सिर्फ प्रैक्टिकल में आता था मैं। तो बोलते वो तुम्हारा जो भी है वहाँ डिपार्टमेंट में बताओ या घर पे फ़ोन नहीं करना। फिर बोलते कि मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं बोला। ये क्या मुकेश चौधरी जो इनके हस्बैंड है बोल रहे मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। सर आपके साथ तो खाना भी खाती थी, आपके साथ तो कभी कभार बगल वाली चारपाई पे सोती भी होंगी ना, आपके साथ तो कभी बैठ के पानी भी पीती होंगी, आपके साथ बैठ के टीवी भी देखती होंगी। हम मेरे साथ तो ये सब नहीं करते ना मैडम। ये क्या बात हुई कि आपके साथ जो करती है वही वो देश के दूसरे दुनिया के समाज के या दूसरे इंसानों के साथ करेगी? ये क्या बात हुई? अगर वो आपके साथ बैठ के खाना खाती है इसका मतलब वो मेरे साथ भी बैठ के खाना खाती है, ये सही बात है? वो आपके साथ बैठ के टीवी देख रही है, अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, तो क्या वो मेरे साथ भी अपने बच्चों के साथ और टीवी के साथ बैठेगी? कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपके साथ करे वही मेरे साथ करेगी, इसका तो कोई वो लेना देना नहीं है ना इस बात का। जी लेकिन ऐसे बोल के फालतू फिर फ़ोन काट देते। फिर इन लोगों ने मेरे अपने नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो अब इनको मैं फ़ोन कर नहीं सकता मनुस्मृति को, इनको जाके डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, ठीक है। HOD के थ्रू होंगे, दूसरे होंगे, ये जाके दौड़ी दौड़ी जाएगी, स्टाफ को बुला के लाएगी, लड़ाई करवा देगी, भड़का दिया पूरी। ये खुद प्रैक्टिकल में उल्टा सीधा बोलती है, गंदा बोलती है, ये किसी को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करती है, हर्ट करती है, ठीक है। किसी को फालतू उल्टा कुछ लेना नहीं देना, फालतू का फालतू सब कुछ, ठीक है। और कितने 4-5 सालों से इसका ये चल रहा था। BSc फर्स्ट ईयर से लेके, चाहे मैं एक्स स्टूडेंट रहा हूँ वापस आया हूँ, तब से इस औरत का मैंने यही बिहेवियर देखा है। तो अब इसको ना बोले तो किसको बोले? और अगर जब जाके ये हम कंप्लेन करते हैं HOD डीन VC को तो इनकी कंप्लेन लेते नहीं है क्योंकि इनके स्टाफ के लोग हैं, ये कंप्लेन थोड़ी लेंगे। अब मैंने ये भी आपको बता दिया है कि VC जो होता है वो HOD का होता है, HOD VC का होता है, रजिस्ट्रार VC का होता है, VC रजिस्ट्रार का होता है, रजिस्ट्रार फिर पूरे JNU का हेड होता है। तो वो भी जांच किससे करा रहा है? जिस पे दोष है उसी से। ये सारा किया धरा है जो था ना ये मनुस्मृति का था। ये चाहे मैं VC के पास में घूम रहा था, चाहे पुलिस में घूम रहा था, जो भी चीज़ थी ना, ये चाहे मेंटली टॉर्चर होता मैं इस औरत की वजह से होता। इस औरत ने खुद को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रख लिया था। इसने प्रोटेक्टिव शील्ड कैसे बनाई? मैं इससे कुछ पूछूंगा ये जाके दूसरे टीचर्स को बता बोल के आ जाएगी ये मेरे को छेड़ता है, ये मेरे को ये करता है। और ये दूसरे स्टाफ वाले भी पास में बैठे उनको भी पता है भी ये कुछ छेड़ा वेड़ा नहीं था, ठीक है। कुछ नहीं, इनसे इतना ही पूछना था कि आपने जो किया आपके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई। अब मैं एक चीज़ बताओ यार, आपका कोई नुकसान कर दे तो आप उसकी भरपाई कैसे करवाओगे? कैसे करवा ही नहीं सकते। इस देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपका नुकसान हो गया उसका भरपाई हो, कोई प्रावधान नहीं है। खासकर जब आप स्टूडेंट हो तो आपका समय जा रहा है,
आपका समय कोई नहीं लौटा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार, कानून या सुप्रीम कोर्ट आपको 2 साल 3 साल वो किसी पेज पे लिख के दे सकती है कि इसके 3 साल बर्बाद हुए, दो। लेकिन वास्तविक समय तो बीत चुका है। आज आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं, आपका जो घर में है, चाहे कुछ भी हो, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो वो 3 साल काम कहाँ रहे? आप एग्जाम देने लायक तो बचे नहीं, अब तो आपको परिवार संभालना है। आप पढ़ने की एज में थोड़ी रहे हो। आप टाइम नेचुरली तो जा चुका है ना, वो जो पेपर पे लिख के दे दिया उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो इस बात से पड़ रहा है ना कि जो आज आपकी जिम्मेदारी है वो आपको उठाने की जो बात है वो अलग है, और पढ़ाई का जो टाइम था वो अलग था, है ना। तो ऐसे में ये जो मनुस्मृति जैसी औरतें होती हैं, ये फालतू में किसी का टाइम ख़राब करते हैं, किसी को मोलेस्ट करते हैं, इनका कोई लेना देना देता। बस इतना ही था कि मैं इस मैडम से ज़्यादा बात नहीं करता था, मेरे को इतना नेचर पता लग गया था कि इस तरह का बिहेवियर है, बहुत ही यूँ शोइंग बिहेवियर था, बहुत दिखावा ज़्यादा था, और कुछ गुण नाम की कोई चीज़ थी नहीं। तो मैंने बंद कर दिया इनसे। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, मैं फेल हुआ था, तब से ही कर दिया था। मैंने इसका रीज़न भी बताया, ऑडियो रिकॉर्डिंग में बहुत तो मैं पढ़ा होगा। तो अब आप इसको आगे देखना, ये मैडम क्या करेगी, ये जाएगी किसी को बुलाएगी, कश्यप दूत को या किसी को भी, और फिर वही अपना लड़वाने का काम शुरू। खुद बच जाओ, दूसरों को आगे कर दो, मैं निकल जाऊंगी वहाँ से। और स्टाफ को क्या बोलते कि ये लड़का मेरे को पीटता है। अरे जब मैं आपको पीटता हूँ, मैं छेड़ता हूँ, तो आप जाओ ना, एफआईआर दर्ज कराओ यार। आपके हस्बैंड भी अच्छे खासे आरएस में पोस्टेड है, उनको सब कुछ पता होगा, एसपीसी सीआरपीसी, जाओ केस कराओ, आप जाओ। क्यों नहीं जा रही थी? इनको पता ना, घूम फिर के स्टूडेंट भी तो थे ना, पता तो है प्रैक्टिकल क्लास में क्या करती थी, सबको सब पता है। अब आप देख लो, मनुस्मृति यहाँ से दौड़ी दौड़ी गई है KR पटेल जी को, सॉरी कश्यप दूत जी को बुला के लाई है, और कश्यप दूत जी आए हैं अब इनको बचाने के लिए। सबसे पहले तो कश्यप दूत जी को लेना देना ही क्या, कश्यप दूत जी को कहना चाहिए मैडम ये जो भी मैटर है आप पुलिस को बता दो, मैं आपको क्या प्रोटेक्शन दूँ, ना तो मैं HOD हूँ ना कुछ, ये इनको बचाने आए हैं, ठीक है। और ये क्यों बचाने आए हैं, इन लोगों की वही है ना, एक टीचर दूसरे टीचर को बताता है, सही हो गलत हो। अब वो कह रहे हैं कि तुम HOD को लिख के दे दो जो भी है। मैंने कहा HOD को कब का दे दिया, मैं तो जवाब मांग रहा हूँ भाई। मैं VC बोल रहे, VC को मैं VC से भी मांग रहा हूँ। मैंने कहा सर ये हुआ है, आप जवाब दीजिए, लिखित में दीजिए मुझे, मैं कोर्ट में पेश करूँगा, पुलिस के पास जाऊँगा। ऐसे कैसे आप कर सकते हो, किसी का नाम निकाल रहे हो, क्लास में कभी कुछ कर रहे हो, कभी धक्का मुक्की, कभी लड़ाई, कभी मुक्की, कभी फ़ोन छीनना, ये सब क्या है, आप बुलाइए। पर मनुस्मृति जानती है ना सब कुछ हुआ है, और करने वाली तो यही है। सबसे जो रूट काउस है ना, जिसके वजह से ये सारा मुद्दा हुआ है या मेरी जान गई है, वो मनुस्मृति है भाई। वो ये महिला मनुस्मृति है, और दूसरे इनके हस्बैंड जो इनका सपोर्ट करते हैं खूब, और इलीगल तरीके से। सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है अपनी वाइफ का, लेकिन इलीगल तरीके से ये अपने पावर का इस्तेमाल करके करते हैं। अब कितने स्मार्टली लेके आइए ताकि हमारी बहस हो जाए और ये खुद बीच में से निकल जाए। मैं मैडम से बात करने आया, क्यों बात करूं मैं HOD से या वहाँ से? फिर HOD बोलेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने पहले ही बता दी ना आपको, एप्लीकेशन लिख के दे के प्रॉब्लम क्या कार्रवाई हुई है इन लोगों के, मुझे ये बताइए। स्टूडेंट क्या बेवकूफ़ है क्या, बीच में घूमता रहता है, या टीचरों के पास कुछ ज़्यादा ताकत आ गई है क्या, जो ये अपनी सरकारी ओहदे की ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे, ये कुछ भी बोलेंगे, अपनी पोस्ट पे हैं। यही आगे जाके एक बड़ा कारण बनता है कि स्टूडेंट की हाथापाई होती है, मारपीट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो नुकसान जो हुआ है वो फ्यूचर में भुगतेगा उसका, ठीक है। और उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ खराब हुआ है, एडमिशन का जो प्रोसेस हुआ है, सब कुछ जो भी हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, तभी तो ये सब हो रहा था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होता, सिस्टम होता, तो भाई 1 हफ्ते की चीज़ है वहाँ, कहाँ 6 महीने तक 5 महीने तक घिसट रहा हूँ मैं उसको, पुलिस के धक्के मुक्के। यही कारण होता है कि एक बच्चा जो है जाके आखिर में मुजरिम बन जाता है, या फिर वो किसी का कत्ल कर देता है, या फिर वो मेंटली टॉर्चर होकर अपनी जान दे देता है। आप बोलते हो सुसाइड, कोई सुसाइड नहीं होता है। ये मनुस्मृति जैसी औरतें होती है जो अपने, एक तो क्या है ना, ये कहने की बात है कि महिला पुरुष एक समान, लड़का लड़की एक समान, कुछ एक समान नहीं होता है दोस्त, ठीक है, कुछ एक समान नहीं होता है। जो औरतों को हक दिया गया है, जो इनको स्पेशल राइट्स दिए गए ना, वो तुम लड़कों के पास कभी नहीं है और ना होंगे। इनको ये राइट्स और स्पेशल जितने भी राइट्स दिए हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं खुद फेमिनिस्ट हूँ, ठीक है, मैं खुद फिलोंथ्रोपिस्ट हूँ, मैं मानवता का हित ही चाहता हूँ, तो मानवता में औरतें भी आती हैं। लेकिन ये बोलना कि लड़का लड़की एक समान और करना भेदभाव, तो ये बात सही नहीं। या तो ये हटा दो बात, सीधा बोल दो कि औरतें महान होती है। फिर औरतें महान होती है तो फिर आप इनके कानून भी हटा दो भाई, क्योंकि ये मुजरिम हो ही नहीं सकती ना, ये मुजरिम हो नहीं सकती, तो फिर बात तो ख़त्म हो गई ना।
इसका मतलब आपने ना कुछ सोचा ना समझा, बस सीधा सा एक नियम बना दिया कि औरत है तो वो देवी होगी और उम्र में है तो वो पढ़ी लिखी होगी तो गलत नहीं होगी। झूठी बातें हैं, बहुत कुछ हो सकता है पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। ओसामा बिन लादेन बहुत पढ़ा लिखा था, यकीन मानो। ठीक है ना, जितने भी टेररिस्ट होते हैं ना, इनके पास बड़ी इंजीनियरिंग की अच्छी अच्छी डिग्रीज होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ढंग के ही हो गए। मुझे इस समय बड़ा वो रहता था, हमेशा मैं वहाँ से इसलिए चले जाता था क्योंकि अगर हाथापाई हो गई तो होगी किसके बीच में, कश्यप दूत के या मेरे होती, या कोई दूसरा एम्प्लॉय होता यूनिवर्सिटी का उसके साथ होती। तो मैं तो बार बार वहाँ लड़ाई में आ रहा हूँ ना, मैं बार बार उस लड़ाई में मेरा नाम आ रहा है बार बार, लेकिन मैं तो वो लड़ाई करना नहीं चाह रहा हूँ। करवा कौन रही है, वो मनुस्मृति करवा रही है। जवाब दे दो मुझे कि तुम्हारा भुगतान कौन करेगा, सीधी सी बात है। हाँ, तुम्हें अधिकार नहीं है ना तुम लड़ाई कर सकते हो ना कुछ करते हो। ये कानून में बहुत पहले आ चुका है ना, कानून में। होंगी तुम औरत, हम मुझे क्या लेना, तुम्हारे ऊपर कानून या तो लागू होता है या नहीं होता है, वो अब सरकार जाने। मैंने ये तक कहा था कि मैडम जहाँ पर होगी ना, आप भी साथ में रहिए, हम बात कर लेंगे। बात यही करनी है ना, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, मनुस्मृति कह रही है कुछ हुआ ही नहीं, और आपने मान लिया कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर या तो मैं उन पे आरोप लगा रहा हूँ या वो झूठी बोल रही है। बात तो इतनी सी ना। मैंने ये भी नहीं बोला ना कि मैं मैडम को कहीं अकेले में बिठा के बात कर, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आ जाओ आप भी सामने, आमने सामने बात करते ना, दूध का दूध पानी का पानी करना हमें तो। बिठाओ मैडम को। तो मैडम क्या कहती, मुझे तो जवाब देना ही नहीं। ये पीठ दिखा के भाग रही थी यहाँ पे। दूसरे ही कश्यप दूध को इन सबको ला के मुझे वहां से दूर कर रही है अपने खुद से। फिर ऐसे में लड़ाई होगी और क्या। वो लड़का तो जवाब चाहता है, भाई दे तू, होगी तू मनुस्मृति, तेरा हस्बैंड होगा मुकेश चौधरी, कोई बड़ा पोस्ट, मेरे को क्या लेना देना। कानून तोड़ते हो, संविधान तोड़ते हो, देशद्रोही वाले काम करते हो तुम लोग। इन्हीं को बोलते हैं बिके हुए लोग, और क्या। पैसों के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। फिर जब बोल दिया कि मैडम तो बिकी हुई है, पैसों से मतलब है इनको, इनको तो पढ़ाना है नहीं, कुछ नहीं है, बस महीने की 1 तारीख को जो रुपए आते हैं उनसे मतलब है। फिर ये कुछ उल्टा सीधा समझते हैं, फिर कुछ बोलते हैं कि हमने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। ऐसे कैसे क्या बोल दिया। तुम इतनी ईमानदार थी ना, तुम्हें पीठ दिखाने की क्या जरूरत थी। मैं तो ये बोली थी 10 लोग लेके आती तुम, और बोलती कि ये लो, तुम भी अपने स्टूडेंट ले आओ, कोई ले आओ, बात करते हैं, आ जाओ। हम तो सही है ना, क्यों नहीं। टाइम तो आपके पास खूब पड़ा, पढ़ाते वैसे भी नहीं हो यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट्स के सारा का सारा टाइम वेस्ट करना आपका काम है। ये आप लोगों का जैसे कि किसी ने राइट दे दिया आपको, ऐसा लगता है आप लोगों को। पर बस ये यही करती थी कि खुद का बचाव करती थी, एक फील्ड बना के, एक शील्ड बना के अपने आसपास की इन लोगों को आगे करके रखना है और खुद पीछे रहना है। ये सारी चीज़ें इतनी इतनी समझ कहाँ से है। इनके हस्बैंड मुकेश चौधरी देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में यही होता है, राजनीति में यही होता है। आप खुद आगे मत आओ, दूसरों को आगे कर दो, उनको ही लोगों के सामने नज़रों में रखो, उनको ही लड़वाओ कराओ, सब कुछ यही करो। ठीक है। आज इन्होंने धीरे धीरे टाइम पास क्यों किया मेरा, इन्होंने टाइम को धीरे धीरे पास कर दिया, टाइम डिले किया, ताकि ये मामला धीमा पड़ जाए, हल्का पड़ जाए, कि स्टूडेंट थक हार के चले जाए। आज नहीं तो अगले साल जाएगा ही जाएगा, क्या करेगा। इस बार मैडम आपने किसी ऐसे इंसान से ना छेड़छाड़ कर दी जो ये चीज़ें सहन नहीं करता है। मेरे लिए सच सबसे बड़ा है, मौत नहीं है। जीवन सच के आधार पर चल रहा है तो ठीक है, बाकी झूठ के आधार पर जीवन हमें नहीं जीना है। मेरे जीवन में इतनी बड़ी कोई वो बात नहीं है कि आगे जाके ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे और आज जो था वो झूठा वैसे ही छोड़ देंगे। हम मर जाना तुम, इससे अच्छा हमें नहीं चाहिए जीवन की दूसरी तौर तरक्की, पद ओहदे, जितने भी ये माया है ना, लालच होती है लोगों की, ये पोस्ट बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। आपके हस्बैंड कह रहे थे ना मुकेश चौधरी, तुम भी पढ़ो तुम भी बनो। मेरे मन में एक ही सवाल है, एक ही जवाब है आपके लिए, कि आपकी जैसी वाइफ जब होगी ना मनुस्मृति जैसी, तो पढ़ना तो छोड़ो, हमारा तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा सर। और हो ही गया है, खत्म भी कर ही दिया, प्रूफ तो है ना। फिर जब हम बोलते हैं कि घटिया औरत है, तब बोलते हो कि ऐसा कैसे बोल दिया। भाई जीते जी ये चीज़ बोलो तो औरत का सम्मान करने लग जाते हैं, सोसाइटी भी सब कुछ, और मरने के बाद बोलो तो फिर बोलते हैं औरत ऐसी थी। तो इसका मतलब आपने जीते जीते एक आदमी को इतना हक भी नहीं दिया ना कि वो सच बोल सके। आप ये पूछ लेते घटिया क्यों बोला, आप ये क्यों बोलते हो कि एक औरत घटिया हो नहीं सकती। हो तो बिल्कुल सकती है भाई, इंसान तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी भगवान भी। अब आप देखना 18 अप्रैल को एक मैंने और इनको एप्लीकेशन लिख के दी है, उसके अलावा एक और लिख के दी है इनको। ऐसे तो बीच में बहुत कुछ दिया गया है। इसमें जो ये पुलिस एफआईआर की बात भी हुई है ना, तो मैं इनके पास जाके आया हूँ, पुलिस वालों के सब मिल के आया हूँ इतने टाइम में, कि ये सब हो रहा है यूनिवर्सिटी में, कुछ कोई कुछ करो, गलत हो रहा है, ख़राब है।
भैया पुलिस के कान में तो जू के बराबर कुछ अगर रेंगा हो ना, कुछ इनके कान में इतनी हड़ताल है, इतनी हड़ताल है, वो हड़ताल कभी हटाते ही नहीं है। ये घूम फिर के एक ही चीज़ कहते हैं, आप यूनिवर्सिटी हो, आप यूनिवर्सिटी को नेता को लेके आओ। अरे भाई ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, मैं यहाँ एक कानून के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे को कानून का सम्मान भी करना है, और जो कानून मेरे ऊपर तोड़े जा रहे हैं, मेरा अधिकार छीना जा रहा है, उनको भी मेरे को रक्षा करवानी है खुद की, तो पुलिस करेगी ना इसमें। नेता क्या होता है, आपका काम क्या है, आईपीसी आरपीसी को प्रोटेक्ट करना ना, तो करो ना फिर आप पुलिस वाले, पर नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी है, हम करेंगे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरी जान चले गई है, अब भी आप पुलिस वाले आना ही मत, यूनिवर्सिटी का मैटर था, आप क्या करोगे आगे? नहीं, मुझे नहीं करवानी आपसे जांच, करवानी नहीं है मुझे। आपको जो इंजाम लगाना है लगा के छोड़ दो भाई, जैसे पहले छोड़ दिया था। आप लोगों के लिए आसान है ना, इंजाम लगा के छोड़ देना। ये बच्चे वाली बहसें करते रहना, आप कार्रवाई नहीं होगी आप लोगों से भाई। ये पुलिस की वर्दी से इतना दम नहीं है ना पुलिस वालों में, इतना दम पुलिस वालों में बिल्कुल नहीं है। पुलिस जितनी भ्रष्ट है उतनी इस देश में कोई भी चीज़ भ्रष्ट नहीं है, ये पूरी देश की जनता जानती है, पूरा भारत जानता है ये बात। पुलिस के पास जाना मतलब अपना सर दीवार पे मारना, ये बात है। फिर बोलो कि तुम क्यों गए? मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं कानून की इज्जत करता था, मैं सम्मान करता था, मैं अहिंसावादी हूँ भाई, मेरे को हिंसा से मतलब नहीं है, तो मैंने कानून का सहारा लिया। मेरी मजबूरी है ना आप लोगों के पास आना, वरना क्यों आता मैं? और एक्चुअली मैं आपके पास आया भी नहीं हूँ, मैं संविधान के पास आया हूँ, मैं उस वर्दी के पास आया, मैं उसके अंदर जो इंसान है उसके पास थोड़ी आया। इंसान तो होगा ही मक्कार। हम वर्दी को गाली देते रहते हैं, वर्दी की कोई गलती थोड़ी होती है भाई, उसके अंदर जो छुपा हुआ इंसान है ना, जिसको एजुकेशन दी नहीं गई है एजुकेशन सिस्टम द्वारा। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी धर्म सिखाया था, ईमानदारी सिखाई थी, वहाँ तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स चल रहा था। एक नागरिक बनाना था देश का, एक सर्वेंट बनाना था, सर्विस करवानी थी उसको, नौकर बनाना था, बना दिया। ये रहा पुलिस वाला आपके सामने। यही होता है ईडी, दूसरी तमाम तरह की एसएससी की पोस्ट हो, चाहे रेलवे की पोस्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग की पोस्ट हो, चाहे यूपीएससी की पोस्ट हो, चाहे स्टेट पीसीएस की पोस्ट हो। आप लोगों ने आर्ट्स कॉमर्स साइंस के जरिए एक नौकरी तो बनाया देश का, कहाँ उनको धर्म पढ़ाया था? एक ईमानदार, एक सच्चाई, एक गुण, ये सारी चीज़ें धर्म की है, धर्म सिखाता है। आपने धर्म पढ़ाया था क्या? 4th या 5th क्लास में एक किताब डाल दी, 1 साल में पूरा धर्म निपटा दिया। छोटी सी सीख दे दी, सोने की मुर्गे वाली अंडा देती है, लालच नहीं करना है। हाँ, वो 1st 2nd क्लास में बड़ा समझ में आता है बच्चों को। वो सब जो 1st to 12th तक आप लोग पढ़ाते हो ना, उसका 50% सिलेबस धर्म होना चाहिए, ताकि बच्चे की आदत बन जाए 1st से 12th तक की, ताकि वो सच्चाई को छोड़ ना पाए, धर्म को छोड़ ना पाए, गुण को छोड़ ना पाए। और वो जब शिक्षा लेके निकलता ना धर्म की, तब वो एक हिंदू कहलाता, तब वो हिंदुस्तान बनाता। लेकिन आप लोगों में समझ क्या है, आपको तो पूरे देश की सिस्टम को एक नौकर बनाना था, साइंस आर्ट्स कॉमर्स देके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स बेकार है, वो भी जरूरी है, सिस्टम के लिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स भी जरूरी है, पर एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए धर्म जरूरी है। धर्म से सिस्टम चलेगा, सिस्टम से धर्म थोड़ी चलेगा। आप सिस्टम चला लो जिसमें धर्म नहीं है, वो अधर्मी होगा, वो करप्ट सिस्टम होगा, करप्शन होगा, भ्रष्ट होगा। इसीलिए तो देश में भ्रष्टाचार है। पर एक आप धार्मिक व्यक्ति को चाहे सिस्टम में डाल दो, सिस्टम भी सुधार देगा भाई। आपको ये समझ में थोड़ी आती है। आपके लिए तो श्रीमद् भगवत गीता की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कहते हो हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, मैं कहता हूँ आपसे बड़ा दुश्मन कृष्ण का कोई नहीं। आपने बहुत बड़ा अपमान किया है श्री कृष्ण का। आपने कभी मत भगवत गीता पढ़ी है? आपने कभी 4 वेद पढ़े हैं? आपने कभी 18 पुराण पढ़े हैं? क्या आपने कभी 108 उपनिषद पढ़े हैं? तो फिर आप हिंदू कैसे हुए? Hindu is a degree which is obtained by a person by reading or studying the what? Studying the religion of Hindu, तब वो हिंदू कहलाता है। आप बोलो मेरे माँ बाप हिंदू थे इसलिए मैं हिंदू हूँ। आपसे पूछा कि आपको पता है कुछ शास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में, बोलते नहीं पता। तो आप हिंदू कैसे हो कि मेरे माँ बाप हिंदू थे? तो मैं बोल रहा हूँ आपके माँ बाप तो कल राष्ट्रपति होंगे, तो आप भी ये बोलोगे कि मैं भी राष्ट्रपति हो जाऊंगा? फिर तो एक आईएएस का बेटा बोल देगा कि मेरे को कोई एग्जाम पास नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं तो आईएएस हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी आईएएस थे। नहीं, वहाँ ये चलता नहीं ना, वहाँ ये बहाना चलता नहीं। यहाँ धर्म में चल जाता है, क्योंकि धर्म आपको सिखाने की जरूरत है नहीं ना, और सीखने की जरूरत भी नहीं है। धर्म घर में कर क्या रहा है मेरे भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। धर्म तो किताबों की चीज़ है ना, विद्या की चीज़ है, चेतना की चीज़ है, इट्स अ कॉन्शियसनेस, है ना।
धर्म घर में रखी किताबों में नहीं होना चाहिए भाई, ये विद्यालयों में रखी किताबों में होना चाहिए। घर किस लिए होता है? घर रेस्ट करने के लिए होता है, खाने के लिए होता है, पीने के लिए होता है, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए होता है, ताकि आप मौसम से, धूप सर्दी गर्मी इनसे बच सको। इनमें अपना स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और मन वगैरह सब ढंग से रख सको। घर इसलिए थोड़ी होता है कि वहाँ आपकी गीता पढ़े रहे। गीता होनी चाहिए विद्यालयों में। विद्यालय किस लिए होते हैं? पढ़ाने के लिए होता है ना, एजुकेशन के लिए होता है, जीवन के लिए होता है, जीव के लिए होता है। वहाँ आप पढ़ाते हो वो सब। वहाँ पे तो सिर्फ आप ये पढ़ाते हो पूरे के पूरे सिस्टम को, एक सर्वेंट कैसे मिले, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। फिर बोलते हैं साइंस से तो बहुत सारी तरक्की भी करते हैं ना, टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी ने बड़ा उपकार कर दिया इस धरती पे। एलोन मस्क बोलता है ना, जाऊंगा मंगल ग्रह पे मैं। हाँ सही है, इसको उजाड़ दो, यहाँ के जानवर मार दो, पेड़ पौधे काट दो, इंसानियत को नष्ट कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, पोल्यूशन कर दो, नदियाँ खराब कर दो, ताजमहल गंगा सब उजाड़ दो, फिर आप मार्स पे चले जाना। और वहाँ क्या करोगे तुम? वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, वहाँ पे भी यही हाल करोगे भाई तुम। तुम्हें भगवान मिल गया ना, तो तुम भगवान से ये नहीं बोलोगे मुझे आप मिले, मेरा जीवन सफल हो गया, सौभाग्य की बात है मेरे लिए। आप ये बोलोगे तू भगवान और आज मैं तेरे सामने, अब मैं तुझे भी मार दूंगा और अब मैं भगवान, मैं इंसान नहीं हूं, अब तो मैं भगवान हूं। जो भगवान को बाहर ढूंढता है ना, प्रकृति में या वहाँ कहीं पे भी, उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा। भगवान अंदर की चीज है, अध्यात्म की चीज है। अध्यात्म मतलब खुद की आत्मा की बात है ये। इतना आसान नहीं होता है एजुकेशन सिस्टम। आप कह रहे हो एजुकेशन, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति नौकर बनाने के लिए है। ये जो बच्चे आगे चल के सुसाइड कर लेते हैं या कुछ करते हैं ना, ये कोई सुसाइड नहीं है, मर्डर होता है भाई। पैसा, परिवार का रिस्क, उसके खुद की लाइफ का, पैसे से देखो चाहे परिवार से देखो चाहे किसी भी तरीके से देखो। आप ये बोलते हो ना कि भाई रिस्क कौन उठा रहा है? स्टूडेंट उठा रहा है, लाइफ का भी, टाइम का भी, पैसे का भी, मानसिक स्थिति का भी, है ना। सरकार क्या उठा रही है? कुछ नहीं। तो नौकरी लगी तो सरकार को एक सर्वेंट मिल गया, और उस नौकरी नहीं लगी तो उस इंसान को क्या मिला? वो जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स थी उससे वो क्या कर लेगा कि अपना जीवन सुधार लेगा? लेकिन अगर धर्म की समझ होती ना, तो सबसे पहले तो वो ये बात जान जाता कि मेरे जीवन का उद्देश्य मोक्ष होती है, मुक्ति होती है। जितने भी बंधन है, जितनी भी माया, जितनी भी कामिनी मोहिनी है, इन सबसे छूटना है मेरा उद्देश्य है, ना कि किसी लालच में पड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरकारी नौकरी की चाह रखता ही नहीं। वो करता तो भी ये करता कि मेरे को एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है और सर्विस करनी है गवर्नमेंट को और देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसको ना आईएएस बनने से मतलब होता है, ना आईपीएस बनने से। ऐसा नहीं कि बनते नहीं, तो बनते तो भी ईमानदार लोग बनते। पर क्योंकि आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में धर्म सिखाया ही नहीं जाता। आप बोलते हो हमारा भारत सबसे महान, हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची किताब है। मैं बोलता हूँ हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची किताब। क्या दुनिया की सबसे ऊंची किताब भारत की विद्यालयों में पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? विद्या वो चीज जो जीवन के बारे में समझ दे, जीव को ये बताए जीवन क्या होता है, जीवन कैसे जीना है, जीवन क्यों होता है। यही होती है ना विद्या, जीवन के बारे में होती है ना सबसे पहले। या इसलिए होती है कि पैसा कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, खूब ये करेंगे वो करेंगे, बॉलीवुड में जाएंगे, गाने गाएंगे, इसलिए होती है। ये माया कहते हैं इसको, कामिनी और मोहिनी, माया के दो रूप। आप लोगों का जो जीवन है ना वो बहुत अहम है, और वो जीवन अहम इसलिए नहीं है कि आप अंधकार में भटक जाओ। और अंधकार में वो भटकता है जो धर्म को नहीं जानता। जो धर्म जानता है ना, वो ना तो कभी भ्रष्ट हो सकता है, ना अंधकार में डूबेगा। वो तो सत्य के करीब जाएगा, भगवान के करीब जाएगा। और जो सच के करीब, भगवान के करीब जाएगा ना, वो आचार्य प्रशांत जी जैसे लोग होंगे। तो फिर वो देश को वैसे ही सुधार देगा। ना उसको आईएएस बनने की जरूरत है, ना उसको नेता बनने की जरूरत है। वो जहां पैर रखेगा ना, वहां वहां सुधारते चले जाएगा व्यक्तियों को। ये होती है पावर ऑफ एजुकेशन। आप कह रहे हो हमारे पास एजुकेशन, एक से एक बड़े आईएएस ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी, हमारे पास पूरा का पूरा एक मिनिस्ट्री है। हम आपके पास पूरा का पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति एक जीव होता है, उसके जीवन के लिए पढ़ाई होती है। और जीवन के लिए जो पढ़ाई होती है वो धर्म की पढ़ाई होती है। धर्म क्या होता है? जीवन के लिए ही होता है ना, जीव के लिए ही होता है ना।
आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान कोई ऐसी चीज है जो ऊपर रहती है। ऊपर क्या? ऊपर सोलर सिस्टम है, थोड़ा आगे चले जाओ मिल्की वे गैलेक्सी है, थोड़ा आगे चले जाओ यूनिवर्स है, बाद में मीसियो काकू का कॉन्सेप्ट ले लो मल्टीवर्स ट्राइवर्स का, वो आ जाएंगे। आप जीरो से शुरू करो, सिंगुलैरिटी से आप इन्फिनिटी पे चले जाओ, यूनिवर्स के एक्सपेंशन तक। आपको कहीं कोई ऐसी बॉडी मिलेगी जो किसी को कंट्रोल कर रही है? नहीं मिलेगी। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं इसको। जो भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके जिम्मेदार स्वयं आप हो। हाँ, लेकिन आपके साथ कुछ कुछ खराब भी किया जा सकता है, लेकिन आपको फिर उसका विरोध करना है ना। यूं ही खुद को हिंदू मत बोलो, कम से कम आप एजुकेशन लो हिंदू की। इसमें क्या बुरी बात है? आप खुद को हिंदू बुलवाना पसंद करते हो ना, तो हिंदू धर्म पढ़ क्यों नहीं सकते आप? और पढ़ोगे तो प्लीज किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ना जो धर्म को अच्छे से जानता हो, आचार्य प्रशांत जी जैसे व्यक्ति से। नहीं तो खुद गीता लेके मत बैठ जाना मैं सॉल्व कर लूंगा। वो कृष्ण मुखी है भाई, वो कृष्ण के मुंह से निकली हुई भाषा है। वो भगवान है। इतनी आसानी से आपको भगवान की बात समझ में नहीं आ जाएगी। इतने पवित्र नहीं हो गए, इतनी आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है अभी कि डायरेक्ट सच के सामने जाके बैठ जाओगे सच समझ में आ जाएगा। सालों लग जाते हैं, 5-5 6-6 साल मिनिमम लगेंगे आप लोगों को, ऐसे नहीं पहुंच जाओगे आप। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि भगवान कोई दैविक चीज थी, कोई चमत्कारिक चीज थी, कुछ चमत्कार। इसीलिए तो आप टोना टोटकों पे विश्वास कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आप चमत्कार में विश्वास करते हो। यहाँ पे भाई कोई चमत्कार जैसी कोई दैविक चीज नहीं होती है, ठीक है ना। अगर भगवान सब कुछ करवाता ना, तो आपको आईपीसी सीआरपीसी जेल की कोर्ट की जरूरत नहीं होती। मुजरिम को पकड़ो, गंगा नदी में ले जाओ, उसमें डुबकी लगवाओ 5-6 बार, ये लो हो गया पवित्र। ऐसे ही पाप धुलते ना आपके, पाप धो दो उसके, फिर जेलों की जरूरत नहीं है, वो नहीं है। लॉ की जरूरत कहाँ है? कहाँ पुलिस की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। गंगा ले जाओ, डुबकी लगवाओ, 2-3 अगरबत्तियां करवाओ, भगवान की फेरी लगवाओ, बात खत्म, हो गया पवित्र। और ये तो और इतना पवित्र हो गया कि जेल में जाने से भी नहीं होगा जितना। लोगों को लगता है भगवान कोई शरीर होगा। भाई एक चीज ध्यान से सुनो, गुस्सा मत होना, ठीक है? प्रेम से बोलो, समझने की कोशिश करना। एक तो जीवन में ना, मानो मत जानो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप धर्म के फील्ड में जा रहे हो तो ये चीज समझो कि मानो नहीं, जानना है। मानना नहीं है, जानना है आपको। मानना मतलब एज्यूम कर लिया, लेट से। मैथमेटिक्स पढ़ी है ना आपने, शुरू शुरू में आपको कुछ नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हो? लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, से, एज्यूम, मतलब मान लिया क्योंकि पता नहीं है। फिर धीरे धीरे उसको सॉल्व करते हो, समझते हो, फिर पूरा जान जाते हो, हाँ, फिर बोलते हो कि हाँ एक्स ये था। तो भगवान में भी आपको यही करना है। आप मान्यता पे मत जियो कि घंटी बजाने से ये होता है, अगरबत्ती करने से ये होता है, हम भगवान की फेरी लगा लेंगे, पीले वस्त्र पहन लेंगे, सर पे कुछ लगा लेंगे। इसको कर्म कांड कहते हैं। आपने 100 तरह की क्रियाएं कर ली। अब क्रिया करने से आप भगवान के नजदीक थोड़ी जाओगे। जब भगवान के बारे में जानोगे, पढ़ोगे, जानोगे कैसे? पढ़ने से ही जानोगे, पढ़ लिख के ही तो जाओगे ना भगवान के पास में। इससे पहले तो नहीं जा सकते। आप भगवान को जान रहे हो, कैसे जान रहे हो? कपड़े पहन के। भगवान कपड़े थे, भगवान घंटी थे, भगवान अगरबत्ती थे। भगवान वो गुण था, वो धर्म था, वो व्यवहार था, वो अच्छाई थी, वो अनंत था, वो अमर था, वो विजय था, जो आपको किताबों में पढ़ने से मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की इतनी प्रशंसा नहीं करता था, ठीक है? असल में हुआ क्या था कि भगवान विष्णु के जो अवतार थे, जो बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था, तो भगवान बुद्ध से जब ये पूछा गया कि आप विष्णु भगवान के अवतार हो, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा, ना तो मैं स्वर्ग में विश्वास करता हूँ, ना मैं नर्क में मानता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक इंसान ही रहने दो, ठीक है? मैं एक शरीर हूँ, लेकिन मेरा शरीर शून्य में जा चुका है। मतलब शून्य मतलब ना वो मौन में है, ना वो शांति में, ना वो सुख में, ना दुख में, ना वो प्यास में, ना भोजन में, बस वो सच में है। वो सच अब आप नहीं पहचान सकते, वो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, इतने जल्दी उसके पास नहीं पहुंच जाओगे, है ना। और ये मानसिकता की बात है, चेतना की बात है, ये मत समझ कर लेना कोई एनलाइट हो गया, एनलाइटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है दोस्त।
अब मैं आपको बताऊं, एक इंसान जो पैदा होता है ना, वो साधारण तौर पे इंसान भी नहीं होता। उसका शरीर हर एक चीज़ को भोगना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, चाहे खाने की हो, देखने की हो, सुनने की हो, पीने की हो, टच करने की हो। आपने देखा होगा ना, आप लोग पेड़ के पत्ते कभी अच्छे लगते हो तोड़ लेते हो, क्यों? आपको गुलाब का फूल अच्छा लगा तोड़ लेते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है ना, वो यही चाहती है, हर चीज़ को उपभोग करना चाहती है, कंज्यूम करना चाहती है। और धर्म कहता है आप कंज्यूम कर करके तो पूरे प्रकृति का विनाश कर चुके हो, और खुद भी आप एक शरीर बन के जी रहे हो, जबकि आप शरीर नहीं हो। आप बॉडी सेंट्रिक होके नहीं जी सकते भाई, आप कॉन्शियसनेस सेंट्रिक हो के जी सकते हो। धर्म चेतना से जुड़ी हुई बात है, कॉन्शियसनेस से, शरीर से जुड़ी हुई नहीं। अब मैं बता दूं, ब्रेन और कॉन्शियसनेस फिर अलग चीज होती है। ब्रेन भी एक, आप खोपड़ा फोड़ के देख लो, चमड़े का बना होगा। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो मैटर नहीं है, नॉन मैटर है, बाकी सारी चीज मैटर है, चाहे बॉडी हो कुछ भी हो। इसीलिए भगवान कभी बॉडी नहीं हो सकता। आप कहते हैं ना भगवान साकार होता है, साकार नहीं हो सकता, भगवान निराकार है। निराकार मतलब जिसका आकार ना हो। साकार मतलब क्या? जिसकी बॉडी होगी। भाई एक डस्टर ले लो, डस्टर की डस्ट ले लो, आप चौक की भी डस्ट की डस्ट ले लो, उसका भी वो मैटर है ना, मैटर होगा तब तक उसका शेप साइज वेट होगा, चाहे वो नेग्लिजिबल के आसपास हो। जब तक ये चीज़ें होगी ना तब तक उसका आकार होगा, और जिसका भी आकार होता है वो एक दिन नष्ट हो जाती है। आप ये चीज़ समझना, साइंस के स्टूडेंट समझ जाएंगे। टाइम के साथ हवा पानी के प्रकोप से, धूप से, बारिश से, हर चीज़ का अंत हो जाता है। एक पत्थर को रख दो आप, समय के साथ वो धूल बन जाएगा, धूल को थोड़ी देखो वो राख बन जाएगा, गैस बन जाएगा, कुछ भी, वो चले जाएगा। मैटर जो होगा ना उसका आकार होगा, और आकार का हमेशा अंत होता है। इसीलिए भगवान निराकार है, जिसका रूप नहीं, जिसकी रेखा नहीं, आप उसको अगर भगवान मानोगे तो आप उसको समझ पाओगे। और देखो कितनी मजे की बात है, कॉन्शियसनेस भी नॉन मैटर है। अजीब बात है ना, कॉन्शियसनेस भी नॉन मैटर है। नॉन मैटर ही नॉन मैटर को समझ सकता है, भगवान भी नॉन मैटर है बेटा, ऐसी वैसी चीज नहीं है भगवान, आप उसको समझने बैठ गए हो। राम कृष्ण भी सारी शरीर थे, लेकिन वो थे भगवान, या भगवान की परिभाषा समझ लो। एक आमतौर पर जो इंसान पैदा होता है ना, वो इंसान भी नहीं होता है, वो मैंने बताया ना कंज्यूमर होता है, उपभोगी होता है, वो भोग लेता है हर चीज़ को, खाना पानी जितना भी होता है। तो वो धीरे धीरे जब बॉडी से हटने लगता है ना, अपना खाना स्वाद छोड़ता है, बुरी चीज़ों को देखना, टच करना, सुनना, सूंघना, वो धीरे धीरे जब सच्चाई की ओर जाता है ना, वैसी चीज़ें छूटने लगती है। तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो बॉडी को ही छोड़ देता है, क्योंकि बॉडी एक ऐसी आइडेंटिटी है जो क्या करती है, लालच के आसपास घूमती है। लालच मतलब माया के आसपास, कामिनी और मोहिनी। आप कामना रखते हो ना हमेशा, आप किसी से भी मोहित हो जाते हो, ये क्या है? माया के रूप है। तो बॉडी कर सकती है, ये कॉन्शियसनेस ये कभी नहीं करेगी। दिमाग आपका हमेशा जानता है कि लड़की सामने बहुत सुंदर है, बहुत कुछ है, हमें उस पर मोहित नहीं होना है, हमें उसकी कामना पे नहीं जाना है। हमारा दिमाग ये जानता है। मन क्या कहता है? मन शरीर का हिस्सा, मन शरीर का हिस्सा, और आत्मा, सुन लो, मन की सबसे शुद्धतम अवस्था को ही आत्मा कहते हैं। मन की सबसे शुद्धतम अवस्था को ही आत्मा कहते हैं। जब मन विकारों से हटने लगता है, शरीर से हटने लगता है, कॉन्शियसनेस की ओर जाता रहता है, जब वो पूरा कॉन्शियस हो जाता है, जीरो हो जाता है, जब उसको बोलते हैं आत्मा। ठीक है? तो जब इंसान कंज्यूमर से हट के पूरा आत्मा की तरफ जाता है ना, तो वो साधारण इंसान नहीं रहा है, वो आत्मा, परमात्मा। जैसे गांधी जी को हम महात्मा गांधी बोलते थे, महात्मा उनका नाम थोड़ी था, वो आत्मा ऐसी थी जो महान थी, तो महाआत्मा, महात्मा। ठीक है? महात्मा गांधी एक ऐसा इंसान जो अलग था, जो इंसानों से हटके था, जो अहिंसा में विश्वास करता था, मर जाएगा लेकिन मारेगा नहीं। कहते थे ना गांधी जी जैसा बेवकूफ कौन है, 2 थप्पड़ कौन खाता है? भाई वो महान आत्मा खाएगी, तुम्हारी जैसे नहीं खाएगी, तुम्हारी जैसी तो 4 और मार के आ जाएगी, है ना? तुम्हें देश आजाद करके दे दिया, और क्या चाहिए तुम लोगों को? अब चाहे उस पर जितना टॉन्ट करना है करो, गांधी जी जैसा कौन होगा? आप तो इतने बुरी तरीके से बोलते हो जैसे गांधी जी ने अपराध किया और सही आप हो, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। खैर आप छोड़ो। अब आत्मा परमात्मा होते होते एक इंसान इस हद तक जब चले जाए कि वो खुद का धर्म डेवलप कर दे, तो वो भगवान हो जाता है। जैसे बुद्ध सिद्धार्थ थे, माँ की पेट से जन्म लिया था, वो कोई अवतरित नहीं हुए थे। अवतार माने क्या? जो अवतरित हुआ है, जो माँ की पेट से नहीं आया है, सीधे नीचे धरती पे टपका है। आपने कभी ऐसी चीज देखी है? थोड़ा तो साइंस के स्टूडेंट हो, दिमाग लगा के सोचो।
आज तक कभी कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है क्या जो ऊपर से सीधा हवा में आके बैठ गया है नीचे? रामकृष्ण ने भी माँ की पेट से जन्म लिया था, यशोदा भूल गए? कौशल्या भूल गए? माँ के गर्भ से जन्म लिया था। तो जिन्होंने गर्भ से जन्म लिया है वो शरीर है, लेकिन शरीर भगवान बन सकता है, जैसे भगवान बुद्ध बने थे। भगवान एक ऐसा शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया, इंसान को, जो इंसान की कैटेगरी में नहीं है, वो इंसान से बहुत ऊंचा है, बहुत 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 ऊंचा है। और फिर वो ऐसा इंसान जब सच को जान जाता है ना, वो सच लिखने लगता है, तो जो सच लिखता है वो धर्म बन जाता है। फिर वो धर्म आप लोग अपनाते हो ताकि आप खुद भी भगवान के नजदीक पहुंच सको। ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा भगवान का। आपको लगता है हम तो इंसान हैं, हम खाते हैं पीते हैं, हम तो नॉर्मल। आप नॉर्मल नहीं हो बच्चे, अभी बहुत एबनॉर्मल हो आप, बहुत एबनॉर्मल हो आप अभी। आप लोग की इंद्रिया जो होता है ना, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है अभी। आप कहते हो हम भगवान की पूजा, भगवान की पूजा करना ये नहीं होता अगरबत्ती और झंडे लगा दिए कहीं पेड़ पर, या ये रंग का कपड़ा पहन लिया, या ये मूर्ति की हमने पूजा कर ली। वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, पुराण बोलते हैं उनको, पौराणिक कहानियाँ, ताकि प्रकृति की, पेड़ पौधों की, झरनों की, नदियों की पूजा की जाती है। फिर धीरे धीरे आप द्वैत को समझते हो, फिर अद्वैत को, फिर ये जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोगों को लगता है ना आप जानते हो आप कौन हो, ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म में ये क्वेश्चन आता है मैं कौन हूँ, वो बताता है, फिर ये क्वेश्चन भगवान की ओर ले जाएगा आपको। फिर जब आपको ये पता लगने लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, फिर आप पढ़ोगे वेद, और जो वेदों का अंत होगा ना, जिसको वेदांत बोलते हैं, वो जाके होता है उपनिषद। हाँ वही 108 उपनिषद, जो हिंदू धर्म की नींव है, जिसमें आप ब्रह्म के, वेद में आप क्या पढ़ते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वेदांत जो है वो क्या है? उपनिषद। मतलब जहाँ वेदों का अंत हुआ है, वेद प्लस अंत वेदांत, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की एक चीज है जो उपनिषद में है, जिसको ब्रह्म बोला गया है। ब्रह्म इज इक्वल टू ट्रूथ इज इक्वल टू एक ऐसी चीज जो सत्य को भी जन्म दे रही है। कंस्ट्रक्टिव हमेशा जो भी होगा वो भगवान ही होगा, वो सच ही होगा। अधर्म कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। धर्म ही होगा जो सृजनात्मक होगा, बाकी की अधर्म है जो वो पूरा का पूरा नकारात्मक और वो विनाशकारी ही होगा। आप समझ रहे हो ना? बुद्ध भी एक इंसान थे, सिद्धार्थ थे, आप जानते हो उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। क्यों छोड़ा घर परिवार? आपसे थोड़े तो समझदार रहे होंगे ना वो। पैसा बहुत था ना उनके पास, तो सुख तो सब था। राजा के बेटे थे, अच्छी से अच्छी लड़की से शादी कराई, राजपाट दिया, पैसे दिए, फिर भी वो वस्त्र पहन के रात को निकल गए। क्यों निकल गए भाई? इतना सुख तो था, ना तो उनको किसी ने मारा, ना किसी ने पीटा, ना उनके साथ किसी ने जबरदस्ती करी। क्यों निकल गए? वो इस चीज़ को जानना चाहते थे, जो जन्मा है वो मरेगा, तो फिर हम है क्या? जीवन होता किस लिए है भाई? अब इतनी सी चीज़ मिली है, जीवन मिला है, तो वो मिला ही क्यों है? तब आपको समझ में आता है। सब जाना है, एक चीज़ बच जाएगी, सच्चाई, ईमानदारी, धर्म, गुण। उसके लिए जियोगे ना, तो ये आपको भगवान समझ में आने लगेगा, तभी आप जाके हिंदू बन रहे हो। मेरे को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपके माँ बाप हिंदू है तो आप भी हिंदू खुद को कह रहे हो, लेकिन मेरे को इस बात से बड़ी आपत्ति है, फिर तो आपके माता पिता इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर हो जाओ। क्यों नहीं हो रहे? नहीं हो पा रहे ना, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो धर्म के मामले में आप इतनी लापरवाही क्यों करते हो कि मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे दादा परदादा ने नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं हिंदू हूँ। इतने विश्वासी मत बनो, थोड़ा समझो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा जानो, और खूब जानो, खूब जानो, खूब जानो, तब इस देश का ना अपने आप ही सिस्टम सही हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में जानबूझ के धर्म डाला नहीं गया है, क्योंकि धर्म आ गया ना तो अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से सारी की सारी गंदी ताकतें, भ्रष्ट ताकतें। भ्रष्ट ताकतें क्या होती है? नेता, सरकार, यही चलाते हैं देश को। तो ये जानबूझ के नहीं डालते हैं भाई एजुकेशन में ऐसी चीज़। वो क्यों डालेंगे ऐसी चीज़ जिससे उनका खुद का ही खात्मा हो जाए? आप तो समझते हो ना धर्म का क्या काम होता है। धर्म का काम जीवन के लिए होता है, जीव के लिए। जब बुद्ध ने धर्म बनाया तो वो एक व्यक्ति की भलाई के लिए बनाया, जीव के लिए बनाया, ताकि उसका जीवन उसके जैसा अच्छा हो, गुणों से भरा हो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता किसके लिए बनाई थी? अर्जुन के लिए। और अर्जुन के साथ पूरी की पूरी ब्रह्मांड का सच लिख दिया जीव के लिए, ताकि आप उसको पढ़ो, जीवन को जानो, जीवन किस लिए होता है। जब एक बहुत ऊंचा आदमी जाके एक धर्म लिखता है तो वो धर्म जाके किसी जीव के लिए होता है, और हम एक जीव है, हम इंसान है, हमारे लिए धर्म। तो सीधा सीधा कहे तो हम इंसान, जीव, हमारे लिए धर्म। धर्म बनाया भगवान ने। भगवान कौन था? खुद एक
इंसान के शरीर में, लेकिन इंसान नहीं, क्योंकि वो शरीर में नहीं जी रहे थे ना भाई। अब एक ही साथ दोनों चीजें हो रही है। देखो श्री कृष्ण के पास शरीर तो था, लेकिन श्री कृष्ण शरीर में नहीं वास करते थे, वो शरीर में नहीं जी रहे, वो कॉन्शियसनेस में जी रहे थे। मैं ब्रेन भी नहीं कह रहा हूं, मैं कॉन्शियसनेस कह रहा हूं। वो शरीर के तल पर नहीं जी रहे थे श्री कृष्ण, वो कॉन्शियसनेस के तल पर जी रहे थे। मद भगवत गीता कॉन्शियसनेस के बारे में है, क्योंकि एक इंसान के पास सबसे ऊंची चीज क्या होती है? उसकी चेतना ही होती है ना, उसकी कॉन्शियसनेस ही होती है ना, जिसको वो जगा सकता है और वो वास्तविकता में जान सकता है कि सच क्या है, धरती क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हम किस लिए हैं, है ना। बहुत गहरी चीजें हैं। देखो यार, मैं तो टॉपिक से भटक गया। ये मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। आगे जाके मैंने जब बोला था ना कि मेरे को आईएएस की तैयारी करना है, फिर टेरिटोरियल आर्मी में 4-5 साल आर्मी के लिए काम करना है, फिर पीएचडी करनी है, फिर लास्ट में अध्यात्म। ये अध्यात्म की टीचिंग मैं खुद को दे रहा हूँ बहुत लंबे समय से, 5-6 सालों से। आप ये चीज़ समझ लेना, कृष्ण राम ये भी शरीर थे, इनका भी एक समय पे जाके शरीर खत्म हो गया, लेकिन भगवान शरीर नहीं हो सकता ना। मैंने क्या बोला? भगवान निराकार है, उसका आकार नहीं हो सकता। जैसे गांधी जी एक शरीर थे, लेकिन शरीर से ज्यादा वो क्या थे? एक ऐसी आत्मा जो महात्मा थी। क्यों? उनके गुण देखो तुम, वो ना लड़ाई कर रहे हैं, वो देश को आजाद करा रहे हैं, सब कुछ। भगत सिंह जैसे लोग ना, चाहे वो भारत में पैदा होते, चाहे पाकिस्तान में होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे रूस, मंगोलिया, कहीं पे भी, वो तब भी भगत सिंह ही होते, क्योंकि उनका उद्देश्य एक था, सच के लिए लड़ना, अन्याय के लिए लड़ना। बात ये नहीं थी कि भारत में पैदा हुए, भारत में पैदा हुए वो हमारा सौभाग्य था, हमें आज़ादी में मदद कराई, लेकिन वो कहीं पे भी पैदा होते ना, तब भी वो वैसे ही होते। आज मैं चाहे भारत में पैदा हुआ हूं, चाहे कहीं पे भी होता ना, मैं ऐसा ही होता भाई। सच तो सच होता है, आप सच मिटा थोड़ी सकते हो, हाँ छुपा सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बदल थोड़ी जाएगा उससे। भाई एक हीरा कहीं रखा हुआ है, मैं छुपा दूं उस पर रुमाल डाल के, और मैं लोगों को बोलूं यहाँ हीरा है ही नहीं, तो इससे सच बदल थोड़ी गया कि है नहीं। मैंने छुपा जरूर दिया है, लेकिन है तो यहीं पे ना। आप भले ही गीता को ना पढ़े, गीता को जला दे, कुछ कर दे, लेकिन वो गीता की जो भाषा है वो तो प्रकृति में विद्यमान ही है ना। अगर मैं साइंस की और धर्म की लड़ाई करवाऊं ना, तो मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ, धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परिपूरक है, वो दोनों को पूर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो जो धर्म और अगर विज्ञान आपकी क्षेत्र में आज बहुत चल रहा है ना, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, धर्म और विज्ञान की दोनों को अगर टकरा देना हम लोग, भिड़वा देना जांचने के लिए कि कौन ज़्यादा अहमियत रखता है, तो इसका जवाब धर्म होगा। और ये मैं भावुकता में या हिंदू हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है। देखो साइंस एक चीज़ करती है, वो नेचर के लॉज को ढूंढती है, बनाती नहीं है। न्यूटन के जो 3 नियम थे ना प्रकृति पर, वो नियम प्रकृति के थे, न्यूटन के नहीं थे, न्यूटन ने खोजे थे। और गीता प्रकृति के बारे में ही लिखी हुई है, याद रखना। गीता स्वयं भी प्रकृति है, वो सच ही है, ठीक है। अब बात सुनो, जब भी एक साइंटिस्ट, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे कोई भी हो, जब वो नोबेल प्राइज जीतता है ना, तो वो धरती के कुछ प्राकृतिक गुणों को गणितज्ञ रूप में मैथमेटिकली प्रूफ करके रखता है। किसको? नेचर के लॉज को। नेचर यहीं पे था, उसने नेचर के लॉ को बताया सिर्फ, ठीक है, नेचर को बदला नहीं है। अब साइंस ने जो नेचर का लॉ यूज किया है ना, अब इस लॉ के यूज से हम लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं। वो नोबेल प्राइज जैसे आइंस्टाइन ने जीत लिया, अब सबको पता लग गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई। अब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? ये पर्यावरण के बैलेंस को खराब करती है, प्रकृति को। एक तरीके से ये कह लो कि साइंस की खोज ही हमें ऐसा बना देती है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी फिर प्रकृति का विनाश करती है। आप कार ले लो, पॉल्यूशन होता है, सब कुछ होता है। आप चाहे रोड बना रहे हो, आप चाहे ट्यूबलाइट बना रहे हो, आप चाहे सोलर लाइट बना रहे हो, चाहे नदियों के डैम बना रहे हो, एक तरीके से आप प्रकृति को क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो। आप खुद भी एक प्रकृति हो, आप खुद को ही चुनौती दे रहे हो भाई। इसीलिए बाढ़ आती है, लैंडस्केपिंग होती है, बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, भूकंप आते हैं। ये सारी चीज़ें किस लिए होती है? क्योंकि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो। आज टेम्परेचर कितना चले गया पता है आपको? ये टेम्परेचर कौन लेके गया? ये साइंस ही लेके गई है बेटा आपकी। साइंस से टेक्नोलॉजी आई थी और टेक्नोलॉजी से ये हुआ था। टेक्नोलॉजी बिना साइंस के संभव तो नहीं है ना, साइंस लगेगी उसमें। अब साइंस को पढ़ के कोई आविष्कार बनाए या आविष्कार को टकराते टकराते बना ले, एक ही बात है ना।
तो साइंस भी प्रकृति का हिस्सा है और गीता तो खुद प्रकृति है। वो तो प्रकृति को बचाना चाहती है और तुम भी प्रकृति हो, इसलिए वो तुम्हें भी बचाना चाहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी उसको बर्बाद कर रही है। आज एलोन मस्क कहता है मैं मार्स पे चले जाऊंगा, भाई चले जा, कौन रोक रहा है तुझे? हमारे लिए हमारी प्रकृति महान है, हमारी गाय महान है, हमारी बकरियां घूमती है, तितलियां उड़ रही है, पेड़ पौधे, पक्षी, कौवे, कबूतर, मोर, तोते सब हमें प्यारे हैं। छोड़ दे हमारे लिए, तू चले जा मार्स पे, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो करेगा क्या? चले जा, हमें हमारा ये देश छोड़ दो तुम, हमारा ये पर्यावरण छोड़ दो तुम। देखो मैं तो नोटबुक में मैथमेटिकली ये प्रूव भी कर चुका था कि इंटीग्रेशन की मदद से भगवान क्या होता है, सब कुछ कॉपी भी पढ़ी है, नोटबुक भी पढ़ी है। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। कम से कम 800-900 वीडियो बन जाएंगे कम से कम, वो भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे के, इतने अपलोड नहीं कर सकता, मेरी लाइफ निकल जाएगी इसमें ना। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए अध्यात्म मैं खुद इसको बहुत गहराई से जानना चाहता था, कोई बिना चूक के एक धर्म को बनाने जैसी चीज़, लेकिन प्रूफ के साथ, है ना। लेकिन आपके पास आचार्य प्रशांत जी है, आप जाओ उनसे ऑनलाइन गीता पढ़ो भाई, 3 चैप्टर आप पढ़ लो उनसे, क्या बिगड़ जाएगा आपका? आगे आप चाहे 18 अध्याय पढ़ना ना पढ़ना गीता के, 3 पढ़ लो, ताकि आपको ये पता लग सके क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में। जरूर करो, ये जरूर करो। मैं तो ये चाहता था राष्ट्रपति महोदय से कि 50% कोर्स जो है एजुकेशन सिस्टम का वो धर्म होना चाहिए। धर्म के साथ सेक्रीफाइस करोगे तो आप अपने जीवन के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने देश के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये ऐसा ही हो गया कि आप एक तराजू लेते हो, एक में बुद्ध, श्री कृष्ण, राम को रखते हो और दूसरी तरफ आप साइंस को, टेक्नोलॉजी को, कार को, इनको रखते हो। अब असल विकास किसका हो रहा है? टेक्नोलॉजी या इन सब चीज़ों से एक देश का विकास होगा, या गुण धर्म जो चीज़ है कृष्ण की, राम की, बुद्ध की, उससे? आज मैं अगर तराजू को हाथ में पकड़ूँ ना, तो राम, कृष्ण, बुद्ध तो ऊपर की ओर हैं, और ये साइंस, टेक्नोलॉजी, बॉलीवुड, जीडीपी, प्रकृति, ये जितनी भी चीज़ें ये नीचे की ओर है। मतलब जो बुरी चीज़ है ना उसमें भार ज़्यादा है, आज देश उस ओर को झुक गया है। लेकिन वास्तविकता ये होनी चाहिए थी कि आज बुद्ध, श्री कृष्ण और इनका दम ज़्यादा होना चाहिए था, इनका भार, इनका पलड़ा नीचे होना चाहिए था, और वहाँ से ये टेक्नोलॉजी, साइंस और ये जितनी भी चीज़ें इनकी ओर कम। तो क्या साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, कौन मना कर रहा है नहीं है। मैं तो खुद इनका इस्तेमाल करता हूँ और मैं इसकी उपयोगिता को भी पूर्ण रूप से समझता हूँ। लेकिन गलती क्या कर रहे हैं आप, हद से ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी लाओगे ना तो आप नेचर को रिप्लेस कर रहे हो, और अब नेचर को रिप्लेस कर रहे हो मतलब आप भी तो नेचर हो, आप खुद को ही रिप्लेस कर रहे हो, और कर ही चुके हो। आज बायोट्स आ गए कैंसर की इलाज के लिए, मतलब परीक्षण चल रहा है, आ ही जाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स आ गई है, डीप साइंस आ गई है। इतनी सारी जगह से तो आपने इंसान के काम को, इंसान को ही हटा दिया, रोबोट को अहमियत दे दी है। तो फिर रिप्लेस तो हो चुके हो ना भाई, तुम खुद भी एक तरीके से होना शुरू हो चुके हो तुम। ज़्यादा देर नहीं रह गई है, एक टाइम जरूर आएगा जब आप खुद को भी उड़ा दोगे और मार्स पे जाकर भी आप कुछ खास बना पाओगे नहीं। ये किस तरह की समझदारी है कि आओ पृथ्वी को तो हम नर्क बना दे, चले हम मंगल पे, मैं हूँ एलोन मस्क, मैं एक एलियन हूँ, मैं वो। तू भाई एलियन ही है, तू चले जाए यहाँ से प्लीज। बिना धर्म के आप कहीं पे भी जाके शिफ्ट हो जाओ, आप प्रकृति का वही हाल कर दोगे जो आज कर रहे हो। आज जितने भी देश में सबसे ज़्यादा जो ये प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा अधर्मी है। क्योंकि वो धर्म, जो धर्म को जानता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना प्रकृति को, ना जीवित को, ना मृत्यु को। एक पत्थर पड़ा होगा ना, वो उसको भी बेमतलब नहीं छेड़ेगा, ये सच्ची बात है। वो उसको भी इतना ही प्रेम करेगा जितने जीवित चीज को। वो जीवन को भी स्वीकारता है, वो मौत को भी स्वीकारता है। आपको एक चीज बताता हूं मैं, आपका संविधान किस लिए है? जीव के लिए, जीवन के लिए। संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध धर्म को बहुत मानते थे। क्यों? वो खुद मानते थे ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, नीचे कोई नर्क नहीं है भाई, 80 साल का जीवन है, यही होना है जो होना है, यही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, देश का सफाया करो, ठीक है। उन्होंने संविधान लिखा। संविधान कैसे लिखा उन्होंने? इतना अच्छा गुण धर्म। बुद्ध धर्म में भी तो यही है ना, बुद्ध धर्म को मानते थे ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक धार्मिक व्यक्ति थे वो धर्म को जानते थे, तभी तो वो इतना अच्छा संविधान लिख पाए। गांधी जी, भगत सिंह, ये सब गीता पढ़े हुए लोग हैं भाई। डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी स्वतंत्र सेनानी रहे हैं ना, ये सब गीता ऑलरेडी पढ़े हुए लोग हैं।
हमने बस एक गलती कर दी कि हमने मान लिया कि गीता तो वो चीज़ है जो घर में पड़ी रहेगी। पुस्तकें घर में नहीं होती है, घर आराम करने के लिए होता है। पुस्तक होती है विद्यालयों में, विद्यालय में पढ़ाई जाता है जीवन के बारे में, और जीवन के बारे में पढ़ाने के लिए जो पुस्तक होती है उसको धर्म कहते हैं। आपने धर्म पढ़ा ही नहीं तो फिर आप जीवन को जानते कैसे हो। चलो मुद्दे पे आता हूँ वापस से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। संविधान किसके लिए? जीवन के लिए ना, आपके अच्छाई के लिए, भलाई के लिए लिखा गया है ना। और बौद्ध धर्म वो भी जीवन के लिए, अच्छाई के लिए। तो एक तरीके से धर्म को याद रख के, धर्म को जान करके भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। तो संविधान भी बच्चे धर्म के अधीन ही आता है, धर्म के अधीन संविधान नहीं आता है। धर्म के अधीन ना सिर्फ संविधान आता है, देश आता है, दुनिया के सभी देश आती है, पृथ्वी आती है, गैलेक्सी आती है, सोलर सिस्टम आता है, यूनिवर्स आता है, पूरा ब्रह्मांड धर्म के अधीन आता है। ना कि ये है कि ब्रह्मांड के अधीन धर्म आएगा, धर्म के अधीन ब्रह्मांड आएगा। धर्म से चलोगे तो ब्रह्मांड बचेगा, नहीं तो तुम ब्रह्मांड को भी खो दोगे। कर ही रहे हो ना पृथ्वी को बर्बाद, मंगल पे जाने की बात अधर्म के कारण ही कर रहे हो ये। आपको एक चीज बताऊं, आपका जो नेशनल फ्लैग है ना, उसमें जो 3 कलर है ना, हरियाली हरा, सफेद शांति, है ना, बीच में अशोक चक्र है। जो अशोक चक्र है वो क्या है? अशोक चक्र वो राजा अशोका के नाम पे रखा गया था। राजा अशोका किससे प्रेरित थे? बुद्ध से प्रेरित थे। उन्होंने सोने की चिड़िया बना दिया था देश को, स्तंभ लगवा दिए थे जगह जगह धर्म के, बौद्ध धर्म के, ताकि बौद्ध धर्म को अमर बना दिया जाए। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था ना जो भगवान को शरीर से नहीं मानता था। वो नहीं मानता था कि ऊपर कोई स्वर्ग है, नीचे कोई नरक है। वो ये मानता था जीवन यहाँ पे, यहीं पे जीना है। और जो ऐसी सोच रखता है ना कि भगवान कुछ नहीं करता, हम स्वयं करता धरता होते हैं, तो वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि मैं अच्छा ही करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मैं गलत करूँगा, मैं गलत चीज़ों का साथ दूंगा। फिर ये तो वो बात हो गई, हमने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, हमें करना ही किया। अरे तुम्हें ही करना है भाई, भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं। तुम लोगों को बार बार ये बोल के समझाया भी गया है कि भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं की करता है। क्यों? आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी बोल सकते भगवान नहीं होता है। वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई तुम खुद की मदद करोगे ना तो तुम्हारी मदद हो जाएगी, वरना भगवान के भरोसे बैठ गए तो भाई बैठे रह जाओगे। भगवान को इतना टाइम थोड़ी है कि कभी रेप करवा रहा है, कभी वो किसी से दारू पिलवा रहा है, कभी किसको तंबाकू खाने का कह रहा है, कभी बोल रहा है कि जर्दा खाओ, कभी बोल रहा है सिगरेट लगाओ। ये काम भगवान थोड़ी करवाता है, ये तुम स्वयं करते हो भाई। भगवान को इतना, अगर भगवान होंगे भी तो उनको यही काम है क्या? पहले वो तुम लोगों को बनाएंगे, फिर तुमको अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, फिर वो उल्टे सीधे काम तुमसे करवाएंगे, फिर बोलेंगे देखो मैं भगवान हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। ऐसी बात है क्या? आप लोग यही बोल रहे हो भगवान को कि भगवान सब कुछ करता। भगवान सब कुछ नहीं करता है दोस्त, धर्म सब कुछ होता है और धर्म से ही दुनिया चलती है। नेता लोग कभी भी एजुकेशन सिस्टम में धर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि धर्म आ गया तो आप लोगों के पास इतनी समझ आ जाएगी कि क्या अंधविश्वास है और क्या धर्म है, क्या धर्म है और क्या धर्म है। तो फिर आप ना तो बॉलीवुड वालों को टिकने दोगे, ना ये गंदे गाने, ना ये डांस इंडिया डांस जैसी चीज़ें और तमाम तरह की अश्लीलता को आप देश से सबसे पहले बाहर फेंक दोगे। और ये तभी होगा ना जब फर्स्ट क्लास में जाता बच्चा 12th तक जब पढ़ेगा और 18 साल का हो जाएगा और अपने अंदर वो ऐसे गुण रखेगा जो राम के, श्री कृष्ण के और बुद्ध के या दूसरे धर्मों के हैं, गुरु नानक जैसे के, तभी तो वो हो पाएगा ना भगवान जैसा। आप कहते हो आज के टाइम में स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं होते हैं, रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण मूर्ति क्यों नहीं पैदा होते हैं भाई? वो भी पढ़ के ही बने थे ना, और धर्म को पढ़ के बने थे। आप धर्म पढ़ाते ही कहाँ हो, तो देश में ऐसे लोग पैदा होंगे भी कहाँ? और जो पैदा हो भी रहे हैं तो वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से नहीं हो रहे हैं, वो धर्म को पढ़ के हो रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के वजह से आज वहाँ नहीं है, वो धर्म के वजह से आज वहाँ पर है जहाँ पर वो है। वो एक व्यक्ति कम से कम 25% भारत को सुधार चुका है और वो 50% भी सुधार देगा, और वो दुनिया की भी मदद कर रहे हैं। और बाकी अब सोचो 150 करोड़ की आबादी में अगर एक आदमी 50% भारत की पॉपुलेशन को समझ देने की अगर काबिलियत रखता है, तो ऐसे अगर भारत में 15-20 भी होते ना, तो क्या होता हमारा भारत है? क्या होता बताओ, इसका लेवल कितना होता हमारा देश? आप बोलते हैं ना जॉब स्टीव्स यहाँ आए थे, है ना, और फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग यहाँ आया था, और बिल गेट्स यहाँ आए थे। ये सब इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी देश की कंट्री जो है ना, आपकी जो मतलब सॉरी आपकी जो देश की जो कंट्री में पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और एक मार्केटिंग के लिए एक ऐसे कंट्री को
ढाल बनाना बहुत ज़रूरी होता है जिसकी पॉपुलेशन, क्योंकि जितना माल बिकेगा उतना ही पैसा आएगा। तो ये आप लोगों की कंट्री में इसलिए आते हैं। पर मैं चाहता हूँ लोग आपकी कंट्री में इसलिए आए ताकि आपको याद रखें कि इनके पास श्रीमद् भगवत गीता है, इनके पास वेद है, इनके पास पुराण है, इनके पास ग्रंथ है, इनके पास ऐसे शास्त्र हैं जो दुनिया में अच्छा ही ला सकता है। तब मैं इस भारत को भारत मानूँ ना, तब हिंदुस्तान कहलाएगा ना। जब आप हिंदू बनोगे और ये स्थान ऐसा होगा जहाँ पे हिंदू रहते हैं, तभी तो ये हिंदुस्तान बनेगा ना। हिंदुओं का स्थान ही तो हिंदुस्तान था ना। तो आप तो हिंदू जानते तक नहीं हो कि हिंदू धर्म में कितने ग्रंथ है, कितने पुराण है, कितने वेद है, द्वैत अद्वैत वेदांत ये सब क्या है। तो आप हिंदू डायरेक्टली ऐसे क्यों बना रहे हो, क्यों खुद को भी मूर्ख बना रहे हो, धर्म को भी पीछे छोड़ रहे हो, ना धर्म का सम्मान कर रहे हो ना खुद का, है ना। एजुकेशन में धर्म बहुत ज़रूरी है। और 18 साल तक बच्चा जब तक 12th में है ना, तब तक वो पढ़ाई करे 50% कोर्स, ताकि उसका व्यवहार इतना अच्छा हो कि वो जिस सिस्टम में जाए उसकी नीयत इतनी अच्छी हो, आत्मा अच्छी हो, चाहे वो पुलिस में जाए, चाहे वो ईडी में जाए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो ना कि वो कम से कम एक पूरे के पूरे सिस्टम को सुधार दें। ये सिर्फ धर्म से होता है। आप लोग धर्म जब सिस्टम में पढ़ाते नहीं हो ना, आप लोग सोचते हो कि सिस्टम को क्या, वैसे भी सिस्टम को साइंस आर्ट्स कॉमर्स चाहिए। साइंस आर्ट्स कॉमर्स को चलाने वाला भी तो इंसान ही बेईमान होगा तो वो क्या तरक्की करेगा इस देश की, नहीं कर सकता ना। इसलिए यहाँ पे 50% कोर्स बहुत ज़रूरी है, धर्म में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 18 साल तक अगर वो गुण ले पाएगा तभी तो वो अपने माँ बाप को भी टोकेगा कि आप गलत कर रहे हो, और खुद भी सही करेगा। फिर जब वो बूढ़ा हो जाएगा, जब वो धर्म भूलने लगेगा, उसके बच्चे फिर वापस स्कूल से 18 साल के हो चुके हैं, पढ़े लिख के आए हैं, वो अपने बाप को याद दिलाएंगे कि आपने जो धर्म पढ़ा ना, हमने भी वही पढ़ा है। और हमारी नींव क्या, हमारी नींव धर्म है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, हमारा धर्म श्रीमद् भगवत गीता जैसी चीज़ों से होता है। देखो बार बार देश में आपको आचार्य प्रशांत जी जैसे लोग नहीं मिलेंगे। मेरी तो राष्ट्रपति जी से भी ये निवेदन है कि आप प्लीज़ एटलीस्ट अगर हो सके तो देश में 50% सिलेबस धर्म बना दीजिए। 12th के बाद में भी आजकल लोग बहुत ही इजीली बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री ले लेते हैं। साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिसमें भी वो चाहे ना, जिसमें भी वो बड़े अच्छे से उसमें आगे जाके बैचलर और मास्टर्स हो सकते हैं और देश को फिर भी आगे ले जा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन कम से कम एक चीज़ जो उनके जीवन को बेहतर बनाएगी और जो वास्तविकता में विद्यालय को विद्यालय बनाएगी और जो वास्तविक विद्या उनको दी जाएगी वो धर्म की होगी। बहुत सारी चीज़ है। आज अगर स्टूडेंट इंग्लिश ना सीखे ना तो उसका घर चल जाता है, पेट चल जाता है। धर्म सीख लेगा तो चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी मैथ्स देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस से हटाने की ज़रूरत है। आप बस टाइम पीरियड उनका बढ़ा दो। अगर आप दिन में उनको 2 घंटे पढ़ा रहे हो तो 4 घंटे पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो। लेकिन इस धर्म को आप अगर सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, धर्म के साथ आप धर्म को नेगोशिएट कर रहे हो या इसको तोलने मोलने की कोशिश कर रहे हो या धर्म को कम समझ रहे हो ना, तो भाई बहुत गलत हो रहा है। भारत के साथ में बहुत गलत हो रहा है। संविधान जनता के लिए और जनता खुद जीव, दोनों ही एक दूसरे को। लेकिन सरकार मैं बता रहा हूँ बीच में ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं यार पूरा का पूरा मुद्दा आपको बीच में समझाते समझाते कहीं और ले गया हूँ, लेकिन खैर किसी को तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा इन चीज़ों से। मैं आगे उनकी रिकॉर्डिंग वापस बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा था JNU में। अभी इसमें SS मीणा बीच में बोल रहे हैं कि ये तो तुम राज्य या सरकारी कार्य में जो भी बाधा डाल रहे हो उसमें तुम्हें पुलिस ले जाएगी। कितने इनको कैसे पता है कि मैं बाधा डाल रहा हूँ या आप किसी स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? आपका यूनिवर्सिटी कोई कार्य ही नहीं करता। अब इसमें तो मैं तो देखो सीधी सी बात है कि इतना फ्रस्ट्रेट हो ही चुका था कि इस औरत का मनुस्मृति का गला दबा के चाकू मार मार के हत्या करके किसी आग में जला के टुकड़े टुकड़े करके देश के सामने रख दूं और सीधा सा बोलूं कि ये सब हुआ था। ये मेरे मन में आता था। ठीक है, ये खूब ऐसे बहुत ही अंदर डीप तक ये अब ये जो मेरे मन में आया ना, मैं इसका मतलब फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ माइंड में। ये मेरे माइंड में गुस्सा आया होगा। मेरे दांत कटने, उस दिन से मेरे दांत कटने शुरू हो गए। मैंने दांत पीसने शुरू कर दिए। मेरी मेडिसिन शुरू हो गई। कितनी होशियार और गंदी राजनीति जो ये औरत मनुस्मृति कर सकती थी। एक तरह की नीच औरत, गिरी हुई औरत, नीच और गिरी हुई औरत। खुद तो वहाँ से बाहर हो गई। अब ये SS मीणा के दूत ये कौन है? ये कोई पुलिस वाले? ये कह रहे हैं पुलिस को बुलाएंगे तो ये बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्या बुला लो पुलिस को। मैं तो पुलिस वालों को खुद कंप्लेन, पुलिस भी तो नहीं आती है यहाँ पे। पुलिस आएगी क्यों? ये मनुस्मृति का जो हस्बैंड है मुकेश चौधरी, वो कंट्रोल करता है वहाँ से। वो अपनी पोस्ट के दबदबे में। वो मैं मेरे फादर को एक बार पुलिस वालों के पास में लेके गए तो पुलिस वाले बोल रहे हैं
कि वो मैडम बोल रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, जेल में डलवा दूंगी। मैं एक औरत हूँ, साथ में प्रोफेसर हूँ, मेरे हस्बैंड मुकेश चौधरी इस पोस्ट पे है, तुम जानते हो तुम कौन हो? मैंने कहा मैम इतना तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना, मैंने उन सर को बोला सर इतना तो मुझे नहीं पता वो क्या बोल रही है क्या नहीं, इतना मैं जानता हूँ ना, मैं भी सच्ची हूँ, जो बोल रहा हूँ ना सच्ची बोल रहा हूँ, सच्चा ही हूँ मैं भी। तो अब आगे जो होना है हो जाए। कश्यप दूत जी ने कितने समझदारी से कहा, वो जो तेरे साथ हुआ वो पास्ट में हुआ। अरे वही तो दिक्कत है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा पास्ट ही मेरा फ्यूचर बनाता है। मैं पास्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा था, कैसे पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, यही मेरा फ्यूचर होगा। और आप लोग मेरा पास्ट खराब कर चुके हो, और अब आप खुद ही निर्णय ले रहे हो कि वो तुम्हारा पास्ट था जो था हो गया, अब हम उसका। अरे भाई ऐसे कैसे बच के निकल जाओगे? या तो ये सीधा बोल दो इस देश में ना तो संविधान है, ना कानून है, ना पुलिस है, और अगर ये सब नहीं है तो फिर हमें जी के क्या करना है भाई? तुम जी लो। फिर तुम्हारा जो जो कहते हैं ना कि जो अंजाम होगा, जो निर्णय लेगा वो भगवान देगा। फिर ये गला टूटा फूटा होगा, आवाजें निकलेगी नहीं, फिर बोलेगी मैं मनुस्मृति हूँ, मुझे कैंसर हो गया है। गंदी नाली के कीड़े हो तुम, गंदी नाली के कीड़े, और तुम्हें कीड़े पड़े हैं तुम्हारे गले में। तुम्हारी बेटी के सामने ही तुम दम तोड़ोगी, सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा, लेकिन याद रखना ये मैंने नहीं किया था, ना कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ना संविधान, ना किसी बायो मेडिकल, किसी भी मेडिकल कंपनी ने, किसी भी तरीके से जो भी कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, वो सब करने वाला कौन है? याद रखना। अब तुम जैसों के भी ना, हैवानों के भी कुछ होते हैं ना, कर लेंगे वो। और ये एस एस मीणा जी, कश्यप दूत जी, इनको क्या लेना देना है? ये क्यों आ रहा है किसी स्टूडेंट के मामले में? अगर मैं वहां पे हाथापाई कर देता तो कौन जिम्मेदार होता? मनुस्मृति होती ना, पीछे से तो वो बुला रही है, इसको पुलिस के पास जाना था ना। मुंह छुपा के भाग क्यों रही थी? मुंह छुपा के क्यों भाग रही थी? गधे की औलाद। ना तो इनके माँ बाप ने इनको कुछ सिखाया, ना बात, बस मैं मनुस्मृति हूँ, नीच औरत है, गिरी हुई औरत है तू। यही सब कारण था कि इतना होने के बाद इनको लोगों को ये बात खल गई कि ये लड़का हमारे कंप्लेन करता है, सब कुछ करता है। तो एमएससी जब सेकेंड ईयर में 2022-23 में मैंने फॉर्म जमा किया ना, अब उसमें, अब लिस्ट में 2022-23 में इनकी लिस्ट में नाम आ गया था। ये कह रहे हाँ लिस्ट में नाम था, लेकिन इसने अब हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई। पहले क्या कह रहे थे ये लोग कि लिस्ट में नाम था नहीं और इसने हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई, इसलिए अब इनका लिस्ट में नाम अपने आप आ गया, मैंने हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई थी। अब ये कह रहे हैं इसका लिस्ट में नाम तो था लेकिन इसने हार्ड कॉपी जमा कराई नहीं। और ये सब इस मनुस्मृति के कश्यप दूत जैसे, आरजे सेंगवास जैसे, एस एस मीणा, गिरिराज चायल, ये के आर पटेल, इनको सबको पता है ना फिजिक्स डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट तो यही है। चाहे अभी इनके नीचे अंडर काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो माली हो, चाहे अब ये बोलते हैं इसने औरत को गाली दी। मैंने बोला उस दिन, मैंने उनको साफ साफ बोला था ये जो आपकी मैडम है, इनके हस्बैंड है, ये दोनों चोर है, बिके हुए लोग हैं दोनों। ये इनके हस्बैंड मुकेश चौधरी बिके हुए हैं, ये खुद भी बिकी हुई है, ये पैसों के लिए काम करते हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ना इनके हस्बैंड को मतलब है कि देश में किसी प्रशासन को हम ढंग से चला रहे हैं। बेईमान और देशद्रोही लोग हैं। इन लोगों को जितनी गंदी गालियां दी जाए वो गंदी से गंदी गाली कम पड़ेगी, लेकिन इनकी नीचता इतनी हराम हराम नीचता है इनकी। ये सामने से मेरे को बोल रहे हैं कि वो जो वो पास्ट में, वो पास्ट में कहाँ हुआ? मैं पास्ट से ही कंप्लेन दर्ज करते करते कहाँ से, बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ एचओडी के पास, रजिस्ट्रार के पास, वीसी के पास, सबके पास पहुंचे हो। किसने क्या कार्रवाई की? आप यहाँ से एप्लीकेशन रोकते हो। आपकी दरियता, आपकी घिनौनापन। इस औरत को तो, इसकी बेटी को भी कीड़े पड़ेंगे, इसके हस्बैंड को भी पड़ेंगे, मेरी बद्दुआएं लगेगी इस औरत को। देख लेना, ये औरत अपने खानदान में सबसे लास्ट में मरेगी, इसका पूरा परिवार इसके सामने मरेगा इस नीच औरत के। नाम देखो मनुस्मृति, काम देखो एक गई गुजरी हुई औरत। आप लोगों को क्या लगता है एक स्टूडेंट के साथ जब ऐसी हरकतें की जाती है, जब ना तो उसका किसी औरत पे भरोसा रहता है, ना टीचर सब पे भरोसा रहता है, ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो मदद ले पा रहा है, वो जानता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा तो एटलीस्ट इन लोगों को सच बोलना पड़ेगा। ये सच बोलेंगे नहीं, ये तो यहीं मुकर रहे हैं। सच आप किसी के मुंह में हाथ डाल के बुलवा नहीं सकते। और औरत शब्द का तो इस मनुस्मृति ने मेरे दिमाग में एक मतलब पूरा का पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दी, पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी। अब अगर मैं भरोसा करूं देश पर तो किस बात के लिए करूं? ना मैं पुलिस से मददगार हूँ, मदद ले सकता हूँ, ना कोर्ट से, ना
यहाँ देश में कोई प्रशासन नाम की चीज़ है ना, सिस्टम है। तो आप कह रहे हो कि अब आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को नौकरी भी क्यों करनी है, जितने जल्दी मेरा जान चले जाए वही फायदा है। कल को परिवार ने शादी करा दी तो एक बच्चा और जन्म ले लेगा और वो भारत में जन्म लेगा। मैं कैसे बोल दूं ये देश सेफ है? ये सेफ है ही नहीं भाई। खुलेआम यहाँ पे ज्योति मौर्य जैसी औरतें घूमती है। आपको पता है वो औरत, वही रजिस्ट्रार जो अपने हस्बैंड को धोखा दे के गई थी, वो औरत याद है आपको, जो कूद कूद के थप्पड़ मारती है रिक्शा वाले को? वो औरत ही थी। औरत भी गई गुजरी हो सकती है, बहुत गई गुजरी भी हो सकती है। ये मनुस्मृति जो है इसकी नीचता की इसने हदें पार करी है। इस औरत ने बद्दुआएं तो ली थी इसने, अभी भी ले ही रही है। माँ बाप के सामने तो ये इतने भोले इतने अच्छे बनेंगे कि हम तो, हमारे तो बच्चे जैसे हैं ना, ये हमारे बच्चे जैसे हैं। खुद बोलो, अपने बच्चों का पेट भी आप बेईमानी और रिश्वत के पैसों से भरते हो। जिसकी औरत इतनी, जिसकी बेटी ऐसी, उसके माँ बाप कैसे कैसे होंगे? इस मनुस्मृति की अगर ये चरित्र है तो इसके जो माँ बाप का चरित्र है वो क्या चरित्र होगा? आप अंदाजा लगा लो क्या ही चरित्र होगा। कितनी, मतलब कितनी गई गुजरी हुई औरत है, कितनी गई गुजरी हुई नीच। इसको पता नहीं कितनी गालियां दे। तो यही कारण मेरा रहा था कि मैं इसको कोस कोस के खुद मेंटली डिप्रेस्ड हो गया था। अब मैं अपना हक तो ले नहीं सकता। ये तो तय था कि इन्होंने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया, एमएससी का 2 साल कर दिए। तीसरा साल मेरा राजेंद्र माथुर जी के पास आया, मैंने थोड़ा भरोसा किया कि ये जांच ढंग से करेंगे। ये उनके भी बाप निकले। ये तो ये कह रहे हैं तुम्हें जांच किसने दी मैं बताऊंगा नहीं, रिपोर्ट मैं तुम्हें दूंगा नहीं, तुम्हारे सवालों की जांच मैं करूंगा नहीं। मेरे को जो जांच करनी थी वो मैंने कर ली और मैंने वो कर कुरा के जिसको देनी थी उसको दे दी। तो आप क्या कोई पुलिस वाले हो या आप क्या कोई कोर्ट हो जो मेरे को आपने तारीख लगा के दी है कि इस तारीख को आपको हाजिर होना है, आपको गवाही देनी है, कुछ बोलना है? आप ये सरकार का कानून तोड़ रहे हो जो, हाँ कौन होते हो आप ये बुलाने वाले? लेकिन ये मनुस्मृति जैसी घटिया औरतें होती है ना, इनकी राजनीतियाँ होती है। मुकेश चौधरी जैसे कि ये अपनी फाइलें सही करवाते हैं। मेरे को जिंदगी में मरना मंजूर है लेकिन ऐसे घटिया लोगों के सामने ना ये बोल के कि इनको छोड़ दिया मैंने और आगे मैं अपनी एमएससी करने गया, आगे मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करता, ये करता वो करता, छोड़ो कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहीं पे इन लोगों को सुधारो। हाँ जान जाएगी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सच के लिए मर रहे हो ना, गम नहीं है हमको। ये मनुस्मृति जाती क्यों थी? पुलिस के पास क्यों नहीं जाती थी? ये पुलिस के पास जाती तो भांडा ना फूट जाता इस औरत का। इसका हस्बैंड यही तो सिखाता था इसको कि इसको पुलिस से दूर रखो, बात बिगड़ जाएगी। मुझे पता है मेरी जान चली जाएगी उसके बाद भी इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही बात तो मुझे आज जीते जी सताती है। सबसे ज़्यादा यही फ्रस्ट्रेट करती है कि आप नागरिक हो, जीते जागे हो, आप सबूत रख रहे हो, आप इनके सामने सब कुछ बता रहे हो, लेकिन आपका साथ कोई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपके लिए है ही नहीं कानून। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास ओहदा है, वो खरीदता है कानून को। तो फिर मैं इस देश में क्या कर रहा हूँ भाई? मेरे को इस देश में अगर 2 चीज़ें बढ़िया लगी तो वो बस एक ये कि एक आचार्य प्रशांत जी है और दूसरे श्रीमद् भगवत गीता और हमारे शास्त्र है, चाहे वो वेद पुराण जितने भी ग्रंथ हैं वो चीज़ें। बाकी मुझे इस देश से किसी व्यक्ति से कुछ नहीं लेना, ना प्रधानमंत्री से, ना राष्ट्रपति से, किसी से कुछ नहीं लेना भाई। कुछ नहीं है इस देश में, एकदम खाली खोखा है ये देश। मेरे को कभी कभी मन में ये लगता है कि आर्मी वाले बेचारे जान दे रहे हैं अपनी बॉर्डर पे, कभी कुछ करते हैं, इतनी सिक्योरिटी रखते हैं, ये किसको बचा रहे हैं? ऐसा लगता है कि भारत एक खाली बक्सा है जिसके चारों तरफ आर्मी और वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। और जिस दिन आर्मी वाले इस देश को परखेंगे, खोलेंगे ना उस बक्से को, तो ये बोलेंगे तो खाली निकला। क्योंकि ना पुलिस अपना काम ढंग से कर रही है, ना कोर्ट अपना काम, ना एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ धांधली में चल रहा है। चाहे ईडी हो, कुछ भी हो, सीबीआई हो, इनके सब आपको आईएएस के आईएएस कहते हैं ना, यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता। अब मैं बताता हूँ, यूपीएससी का पेपर छोड़ो, आगे जाके जो आईएएस है वो खुद लीक होता है पूरी तरीके से। वो 250-300 करोड़ से नीचे पकड़ा नहीं जाता है यूपीएससी का। हाँ, इसका मतलब क्या है? अब चाहे पेपर लीक हो या चाहे आदमी कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद आगे जाके कुछ देश में गड़बड़ी करे, वो और भी ज्यादा खराब है ना। ये करते हैं मनुस्मृति जैसे लोग, मुकेश चौधरी जैसे लोग, हस्बैंड वाइफ, और करते क्या है? देशद्रोही गद्दार हैं, बिके हुए लोग।
अब आखिर में जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मेरे इस देश से कुछ लेना देना तो रहा नहीं, क्योंकि ना तो ये देश किसी काम का है किसी इंसान के लिए, ना बात वो उसको किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकता। और इस देश के प्रशासन में ही ऐसी चीज़ें हैं कि एक आदमी वो जाके आगे या तो एक हत्यारा बन जाएगा या एक किलर बन जाएगा, या फिर वो अपनी ज़िंदगी एक शोषण होके जिएगा। मैं आगे जी सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ कि ये लोगों ने मेरा 3 साल ख़राब कर दिया और मैं आगे बढ़ गया, भाई कोई बात नहीं है ना। हम अपनी ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर देंगे, 3 सालों के बाद आगे नहीं जिएंगे, लेकिन इस सवाल के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे कि कोई आया ज़िंदगी के साथ, मनुस्मृति नाम की औरत थी, वो खेल के चले गई ज़िंदगी के साथ, है ना। नहीं, कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मैं जानता हूँ सच के लिए, ईमानदारी के लिए लड़ूंगा। जिसको देश में जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे, अपने नहीं झुकेंगे, बस सीधी सी बात है। जान जा रही है जाए, सबसे बड़ी मेरी जान कभी नहीं है, सबसे बड़ी नौकरी, तरक्की, पद, ओहदा, गाड़ी, घर कभी भी नहीं हुआ है। परिवार, बच्चे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान, एक ही चीज़ है जो है गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। और अगर देश में मैं किसी को पसंद करता हूँ तो सिर्फ ईमानदार लोगों की, जिनकी परसेंटेज सिर्फ 1 या 2% है, वो भी किसानों में मिलेंगे आपको, किसानों में और आर्मी में, बाकी उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, इंडियन आर्मी में या किसानों में, क्योंकि किसान के बेटे ही लगभग ज़्यादातर आर्मी में जाते हैं। बाकी ये मनुस्मृति जैसी जो औरतें हैं, मुकेश चौधरी जैसे जो लोग हैं, ये देश को जो बर्बाद कर रहे हैं ना, अपने बच्चों का पेट काली कमाई से भर भर के खा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते इनका। ये हमें भी मार देंगे, खुद भी जिएंगे, और ये कलंकित और करेंगे दूसरों को। ये मनुस्मृति बीच बीच में क्या बोलती है, आप मुझसे बात करने आए, मैं आपसे बात करूंगी ही नहीं।